हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आई कैन समन गॉड्स की लास्ट एपिसोड को। इसी के बाद सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके थे, ऑथर ने बीच में ही छोड़ दिया है। शायद से बीबी ने कह दिया होगा कि ये काम करोगे तो मैं नहीं दूंगी, इसलिए उसने बीच में ही ये पूरी सीरीज छोड़ दी, मतलब आधे चैप्टर में। इसीलिए उम्मीद है कि ये कभी दोबारा वापस आ भी सकता है। बेसिकली मानवा है तो ना के बराबर ही उम्मीद है, बट भगवान की जैसी मर्जी। अगर आएगा तो हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। और ये मैं इंट्रो देना भूल चुका था, इसीलिए बीच में कुछ अजीब से शब्द तुम्हें लग सकते हैं कि ये पहले ऐसा क्यों। तो अभी के लिए वीडियो शुरू करते हैं बस। सतह में जिन्वे को यहाँ पे एक इनबॉर्न मैजिकल वेपन भी मिलता है, जो कि यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रेजर तलिस्मा था। अब सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ इसमें यहाँ पे फीमेल स्पिरिट कैसे आ गई भाई? और वो यहाँ पे जानते हो क्या करेगी? इस ट्रेजर की मदद से फीमेल स्पिरिट हिडन हेवन एंड अर्थ के ट्रेजर को डिटेक्ट कर सकती है। अब ये तो साला मेल है यार, अब इसके पास फीमेल कहाँ से आए? सिस्टम भी साला इसी तरीके की सिटियाबाज है। कर इसके बाद जिन्वे यहाँ पे चलना शुरू करता है और उसी टाइम पे उसे आवाज आती है, तो वो तुरंत पीछे मुड़ के स्पीयर से अटैक करता है। तो ये जिन्वे का समन ही था, जो कि उसे कहता है ऐसे अटैक ना करो यार, पहले ही बार आए हो तुम, सीधा वाला ही पहले दे रहे हो। और ये वो वाला समन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें टोक के कहा था कि इसे याद रखना। जिनमें हम लोगों को इसका नाम बताता है जोंग, और इसके कल्टीवेशन वल्टीवेशन बारे में हमें नहीं बताया जाता, और ऑथर से हमें बताएगा भी नहीं। हाँ सच में नहीं बता रहे, मैं मजाक नहीं कर रहा। खैर जिन्वे से पूछता है कि आने में इतनी ज्यादा देर कैसे लग गई भाई, 4-5 दिन हो गए। इस पे जोंग आगे से बताता है ट्रैफिक ज्यादा था। सच में ट्रैफिक ज्यादा था, बस दरअसल ये दूसरे रीजन से आया है, तो फिर इसे एक नदी पार करनी पड़ती है, सॉरी समुद्र पार करना पड़ता है। और अगर तुम फुल स्पीड से भी दौड़ो तो भी तुम्हें यहाँ पे आधा महीना लग जाएगा। ये तो फिर भी 4-5 दिन में आ गया। खैर जिन्ने उसे कहता है ठीक है कोई बात नहीं। साथ ही में वो जोंग से पूछता है कि सच में यहाँ पे जो पूरा साउथर्न सी है उसको यहाँ पे ड्रैगन किंग डोमिनेट करता है। इस पे जोंग आगे से बताता है पूरी तरीके से नहीं, साउथर्न सी भले ही काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन जब यहाँ पे साउथर्न और ईस्टर्न फ्लेम रीजन दोनों आपस में मिल जाते हैं तो फिर दोनों के साइज को यहाँ पे मैचअप नहीं किया जा सकता, वो काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। दोनों यहाँ पे डीमन क्लैन के द्वारा ही रूल्ड किए जाते हैं। ज्यादातर यहाँ पे पावर ड्रैगन क्लैन के पास होती है, लेकिन उससे ज्यादा पावर यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन किंग के पास है। इस पे जिन्वे आगे से कहता है ब्लैक ड्रैगन किंग पक्का यहाँ पे नैन हाई का फादर ही होगा। वो इसी बारे में सोच रहा था कि इसे नैन हाई को भी लगे हाथों यहाँ पे बचा लेना चाहिए। हालांकि जोंग उसे कहता है कि मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन किंग के खिलाफ कभी ना जाओ, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो भी यहाँ पे नॉर्थर्न सी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग नहीं है। जिन्वे उससे पूछता है तो फिर कौन है भाई? जिसपे जोंग आगे से बताता है वो ग्रीन फॉक्स किंग है। जिसके बाद जिन्वे चलते चलते जा रहा था तो फिर उसे यहाँ पे 2 लोग दिखाई देते हैं, जो कि जंगल के अंदर एडवेंचर के लिए आए होंगे, लेकिन तभी इनके ऊपर बिस्टो ने हमला कर दिया होगा और इनकी फील्डिंग सेट हो गई, जिसके बाद ये बेचारे स्वर्गवासी हो गए। जिन्हें आगे से कहता है इनकी किस्मत अच्छी है कि ये मुझसे टकरा गए, नहीं अब तक तो इनको किसी ने खा लिया होता। जिसके बाद वो पता नहीं कौन सा जादू टोटका करना है, लेकिन वो दोनों भाई यहाँ पे जिंदा हो जाते हैं। ऑथर मैंने बताता है कि जिन्वे ने कैसे किया, बस साइड में लिख देता है रिजरेक्शन, यानी कि जिंदा करना। खैर जादू टोटका क्या भाई तेल लेने वो बंदा जिन्वे से पूछता है आप कौन, आपकी क्या तारीफ? तो जिन्वे आगे से कहता है मैं ह्यूमंस का भगवान हूँ, दी हेवनली एम्परर। हाँ यही बोलता है वो बंदा आगे से कहता है मुझे लगा कि मैंने कोई सपना देखा और दोबारा जिंदा हो गया। जिसपे जिन्वे से कहता है चूतिया सपना नहीं देख रहा, तो जिंदा ये हुआ है, मर गया था। इसके बाद वो उससे पूछता है कि यहाँ पे सबसे करीबी सिटी कौन सी है? जिसपे वो बंदा आगे से बताता है कि सबसे करीबी सिटी यहाँ पे मैन लुई सिटी है, जिसके लिए हम लोगों को यहाँ पे टेलीपोर्टेशन पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके बाद तुम जहाँ चाहे वहां जा सकते हो। जिन्हें उससे कहता है रास्ता दिखाना, तो वो उसे रास्ता दिखाने लगता है। इसके बाद ये दोनों इसी तरीके से चलते चलते जा रहे थे और ये लोग यहाँ पे जिनेवे और उसके रीजन के बारे में बात कर रहे थे, जिसको मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं बताने वाला, क्योंकि इनके बारे में तुम जान के क्या ही उखाड़ लोगे। क्योंकि अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि चीखते हुए कहते हैं ब्लड मोनार्क आ रहा है, रास्ते से हट जाओ। तो पता चलता है कि ये साले चल के नहीं बल्कि उड़ के आ रहे, तो उनके मूव होने का फायदा ही क्या है भी। और लोग आगे से कहते हैं कि जो कोई भी साइड में मूव नहीं होगा उसे यहाँ पे डेथ पेनल्टी मिलेगी, यानी कि सीधा स्वर्गवास। और जिन्वे के बारे में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो साफ मना कर देता है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं साइड से नहीं हटने वाला, जो करना है कर लो। तो वो लोग उसके ऊपर यहाँ पे हमला कर देते हैं। तो जिन्वे आगे से यहाँ पे अपनी ड्रैगन की को बाहर निकालता है और उनके ऊपर अटैक करता है, और वो कुछ सेकंड के लिए उन्हें रोक भी पा रहा था, लेकिन उसी टाइम पे जोंग यहाँ पे आगे बढ़ता है, जो कि अपनी डिवाइन एबिलिटी येलो स्प्रिंग्स फियर्स हाउल का इस्तेमाल करता है, और जो कि यहाँ पे एक तरीके से साउंड बैरियर या फिर जो भी था साला उससे निकलता है, और ये सभी जैसे उस बैरियर के साथ टकराते हैं तो एक झटके के अंदर ही ये सभी यहाँ पे निपट जाते हैं। वहाँ पे एक बंदा आगे से स्क्रोल फाल के यहाँ से टेलीपोर्ट करने वाला था, जो कि यहाँ पे सेकंड अल्टर मास्टर है, दी ब्लड कोधत अल्टर सेक्ट या फिर क्लैन जो भी हो उसका। जिसके बाद स्क्रोल को फाड़ता है और उसे कहता है कि मैं भागूंगा नहीं, तुम्हें क्या लग रहा था भाग जाऊंगा? मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे क्लैन की असली ताकत क्या है। और जब स्क्रोल को फाड़ता है तो फिर ये यहाँ पे एक स्पिरिट को समन कर लेता है और उसे कहता है अगर तुम इन्हें मार
दोगे तो फिर मैं 10,000 लोगों को तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस करूंगा। जिसपे वो स्पिरिट आगे से कहता है 10 नहीं 1 लाख तभी मैं यहाँ पे फाइट करूंगा, जिसके लिए भी वो बंदा तुरंत मान जाता है। जोंग आगे से बताता है कि ये एक डीमन स्पिरिट है जो कि काफी ज्यादा सॉलिड है। ऐसा लगता है कि इसने यहाँ पे कई सारे लोगों की जाने ली है। इस पे जिन्हें आगे से कहता है कि ये बात तो साबित होगा कि ये लोग बहुत ज्यादा घटिया काम कर रहे थे। खैर इसके बाद वो डीमन स्पिरिट यहाँ पे जोंग के ऊपर हमला करते हुए कहती है कि मरो, लेकिन जोंग आगे से डीमन एब्जॉर्प्शन एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उस डीमन स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने लगता है। इस पे वो तो डीमन स्पिरिट भी हैरान हो जाती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हो। वह पे जो सेकंड अल्ट्रा मास्टर था वो यहाँ से कट रहा था, लेकिन जोंग उसे कहता है कहाँ भाग रहे हो जानी, यहाँ पे आओ। इसके बाद वो आगे से सोल अटैक करता है जो कि उसके माथे के अंदर घुसता है और झटके के अंदर ही वो यहाँ पे मारा जाता है। इसके बाद जिन्हें उस मुर्दे से कहता है कि चलो भैया रास्ता दिखाओ। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे 2 दिनों के बाद उस सिटी के पास आ जाते हैं। वह जिन्हें सिस्टम से पूछता है कि 2 दिन हो चुके हैं अभी तक गॉड क्यों नहीं आया। जिसपे सिस्टम उसे बताता है कि वो रास्ते में सो गया होगा। जिसपे वो यहाँ पे सिस्टम के ऊपर भड़क जाता है, ये कहते हुए कि तुम मुझसे उलझुल चीजें करवाते हो, ये काम करवाते हो, वो काम करवाते हो, उल्टा सीधा मिशन देते हो और मैं वो सभी करता हूँ, लेकिन जब रिवॉर्ड की बात आती है तुम यहाँ पे मर जाते हो। कोई अच्छा से रिवॉर्ड दो, और अगर आज यहाँ पे जोंग ना हो तो फिर बताने में कब का मारा जाता। इस पे सिस्टम उससे कहता है ठीक है यार थोड़ा सा शांत रहो। जिसके बाद वो उसे यहाँ पे एक और गॉड पिक का चांस दे देता है। जिन्हें उससे कहता है अच्छी बात है। इसके बाद वो लोग सिटी के अंदर आते हैं और यहाँ पे बस स्टेशन की तरीके से टेलीपोर्टेशन स्टेशन था, जिससे ये लोग कहीं भी जा सकते हैं, यानी किसी दूसरे रीजन विजन या फिर सिटी के अंदर। अब जिनवे लाइन पे लग के अपने नंबर आने का इंतजार कर रहा था, उसी टाइम पे कोई यहाँ पे जिनवे को पहचान जाता है और उसे कहता है मदद करो। जिनवे जब साइड मुड़ के देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये कैट पीपल है, कैट रेस वाले हैं। और जिनवे हम लोगों को बताता है कि जब वो यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जा रहा था तो वैंग जुए के फादर ने उसे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भेज दिया था उसकी ट्रेनिंग के लिए। वैंग जुए अगर भूल चुके हो तो वो कैट का लड़की है जिसको जिनवे ने बचाया था। ये वैंग जुए नहीं, ये उसकी डिसाइपल या फिर सीनियर सिस्टर है, वो जो उसके साथ यहाँ पे घूम रही है। जिनवे उसकी सीनियर सिस्टर या फिर जूनियर सिस्टर को पहचान जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वह दोबारा कैट रेस को अपना पेट बना लिया गया था। जो उसकी रानी थी या फिर मालकिन थी, वो अपने लोगों से कहती है कि मैंने कहा था कि मुझे फॉलो न करो, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पे खुद ट्रेनिंग करने के लिए जाने वाली हूँ। अब उसी टाइम पे जिनवे उस लड़की को रोकता है और उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। वह पे वो कैट गर्ल यहाँ पे जिनवे से कहती है कि उसे यहाँ पे मदद चाहिए वैंग जुए को बचाने के लिए। इस पे जिनवे यहाँ पे उस लड़की को घूर के देखता है और अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए पट्टे को तोड़ देता है, जिससे कैट गर्ल यहाँ पे आजाद हो जाती है। हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि लियो फैमिली की यंग मिस है और इसका नाम राउलियान है। खैर राउलियान के जितने भी डिसाइपल या फिर साथी थे या फिर उसके घर वाले थे वो यहाँ पे जिनवे को भाई एकदम कातिल ही समझने लगते हैं और उससे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मिस को परेशान करने की। हालांकि जिनवे उन लोगों को इग्नोर करते हुए उस कैट गर्ल से पूछता है कि वैंग जुए कहाँ पे है, मुझे उसके पास लेके चलो। जिसपे वो कैट गर्ल जिनवे को बताती है कि वैंग जुए इतनी टाइम पे इन्फिनाइट रीजन के अंदर होगी, हम लोगों को सबसे पहले इस सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। हालांकि ये उसी की गलती है कि वो यहाँ पे वैंग जुए के लिए मेडिसिन लेने के लिए आई थी, लेकिन वो यहाँ पे खुद ही पकड़ी गई। जिनवे उन लोगों से कहता है कि उसका काम खत्म हुआ, वो लोग इस सिटी को छोड़ के जा रहे हैं। तो फिरूलियन उसे कहती है कि ये मेरा पेट है, तुम उसे ऐसे लेके नहीं जा सकते हो। तो जिनवे साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये मेरी है। तो फिरूलियन अपने लोगों से कहते हैं कि जिनवे को रोको और किसी भी कीमत पे उस कैट को यहाँ पे लेके आओ। जिसपे वो सभी लोग यहाँ पे जिनवे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जिनवे आगे से अपनी पावर का हल्का सा झोंका दिखाता है, जिससे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि इस बार वो लोग किसी टफ एनिमी से टकरा गए हैं। तो फिर वो लोग जिनवे से इतना ही कहते हैं कि तुम यहाँ से तो जा सकते हो लेकिन सिटी छोड़ के कभी भी नहीं जा पाओगे। इसके बाद जिनवे उन्हें इग्नोर करके यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन उसी टाइम पे रूलियन जिनवे से कहती है कि ऐसे ना जाओ। हालांकि जिनवे से इग्नोर करते हुए कहता है जाओ यार। जिसके बाद जिनवे ने जिस बंदे को जिंदा किया था वो उससे कहता है अलविदा दोस्त, हम लोग यहीं से एक कल्टी मारते हैं। लेकिन राउलियन अभी भी जिनवे को रोक रही थी, ये कहते हुए रुको रुको। तो जिनवे पीछे मुड़ता है और उससे कहता है अगर तुमने मुझे दोबारा फॉलो किया तो कभी भी यहाँ पे सांस लेने तक नहीं बचोगी। लेकिन उस टाइम पे वो कैट गर्ल आगे बढ़ती है और वो जिनवे से कहती है कि रूलियन बुरी नहीं है, दरअसल वो यहाँ पे उसकी मदद कर रही थी वैंग जुए को बचाने के लिए। उसने ही यहाँ पे कैट गर्ल की अच्छे से देखभाल की और उसे यहाँ पे चोट और दवाई ववाई खाना वाना सब कुछ दिलाया। जिसपे जिनवे यहाँ पे रूलियन से कहता है कि मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन ये मेरे लोग हैं और ये तुम्हारे पेट वेट नहीं बन सकते, तो फिर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। इस पे रूलियन कुछ कह पाती कि उससे पहले जिनवे पोर्टल से निकल जाता है और उसी टाइम पे यहाँ पे रूलियन का फादर या फिर उसका मास्टर या फिर कोई एल्डर आ जाता है। तो जिनवे उसके पीछे छुप जाती है और जिनवे से कहती है मेरी मदद करो इसे रोकने में, तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हें रीपे करूंगी। इसलिए जिनवे जोंग से कहता है कि जरा उसे रोकना। तो फिर जोंग आगे से हल्का सा पाँव मटा करता है और वो उसके एल्डर को वहीं पे ही रोक देता है। शायद से ये बंदा इसका फियांसे था, क्योंकि रूलियन आगे से कहती है कि वो किसी ऐसे से शादी नहीं करना चाहती, वो यहाँ पे खुद ही अपना फेट डिसाइड कर सकती है। इसके बाद वो अपने बाप से माफी मांगती है और जिनवे के पीछे चली जाती है उसी के साथ पोर्टल के जरिए। इसके बाद ये लोग उस पोर्टल से होते हुए इन्फिनाइट रीजन के अंदर आ जाते हैं। जिनवे वहां से भागते हुए कहता
कहता है कि मेरे पीछे ना आओ यार। इस पे रोलिन उससे कहती है सेकंड रुको यार, मुझे तुम्हारा पीछा करने दो। इसके बाद जनवे उस कैट गर्ल से पूछता है कि वैंग जुए कहाँ पे है, तुमने उसे कहाँ पे छोड़ा था। इस पे वो कैट गर्ल आगे से बताती है कि 4 दिन हो चुके हैं वैंग जुए को छोड़े हुए। इस पे जनवे आगे से कहता है कि फिर तो देर हो जाएगी। तभी उन लोगों के सामने एक बियर आ जाता है, तो जनवे यहाँ पे ड्रैगन की का इस्तेमाल करते हुए इजिली उस बियर को डिफीट कर देता है। जिसके के बाद हम लोग वैंग जुए को देखते हैं जो कि यहाँ पे 2 लोगों के सामने खड़े थे, जिनमें से एक टाइगर था और एक वुल्फ था। और जनवे जब ड्रैगन की रिलीज की थी तो फिर वैंग जुए को यहाँ पे जनवे का ऑरा महसूस हो चुका था। वहीं पे वैंग जुए के सामने और भी कई सारे बीस्ट थे, जिन्हें यहाँ पे पता चल जाता है कि ब्लैक बियर यहाँ पे हारा जा चुका है। और वो लोग जनवे को रोकने के लिए जाने लगते हैं, क्योंकि वो लोग टाइगर मास्टर को यहाँ पे परेशान नहीं करना चाहते थे। हालांकि वैंग जुए उन लोगों के रास्ते के बीच में खड़ी हो जाती है, तो वो स्नेक उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है हटो यार, साला स्क्रीन टाइम खा रही हो तुम। तो वैंग जुए यहाँ पे खुद को सेक्रीफाइस करने वाली थी। क्यों कर रही हो भाई, काहे लिए फालतू के डायलॉग मार के हमारा फुटेज खा रही हो। कल्टीवेशन मानवा के अंदर फीमेल लीड मरे, ना 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 ना, एक बार तो मेल लीड मर जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, हजम कर लूंगा, लेकिन फीमेल और होता भी है, क्योंकि अगले ही पल ये साला हजारों किलोमीटर दूर था, लेकिन अगले ही पल इसे बचाने के लिए फट से आ जाता है और स्नेक के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद वो स्नेक के ऊपर एक ही अटैक करता है, स्नेक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद इनका यही कि तुम लोग सच में आ गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये वो है तो यार तुम्हारे सामने खड़ा, क्लोन थोड़ी ना होगा उसका। इसके बाद जिन्होंने वैंग जुए को खाने के लिए हीलिंग पिल देता है और उसको लेके और कहीं जाने लगता है ताकि वो लोग हील हो सके। और साथ ही में वो जोंग से कहता है कि पीछे जो भी है उसका तुम ख्याल रख लेना। और उसी टाइम पे एप मॉन्स्टर यहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो जोंग उसका यहाँ पे ख्याल रख भी लेता है। वहाँ पे वैंग जुए जिन्वे को यहाँ पे टाइगर मास्टर के बारे में बताती है। इसके पास यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल फेथमोबल पावर्स हैं। और जो बंदा यहाँ पे टाइगर मास्टर के लिए काम करता है वो यहाँ पे ईस्टर्न फ्लेम रीजन का मास्टर है, जो कि यहाँ पे टाइगर मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है और उसको यहाँ पे इजिली हैंडल नहीं किया जा सकता। अब उसी टाइम पे यहाँ पे टाइगर मास्टर आ जाता है, जो कि यहाँ पे ईस्टर्न मास्टर के लिए कहता है कि कौन यहाँ पे उनके काम के बीच में रिकॉर्ड बन रहा है। इसके बाद वो तुरंत जिन्वे के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि उस लड़की को यहीं पे ही छोड़ दो। तो जल्दी से जोंग सामने आता है और उसके अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है डीमन एब्जॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। वहीं पे ईस्टर्न रीजन के मास्टर का नाम यहाँ पे एम्बरर ये है और टाइगर मास्टर यहाँ पे जोंग से यही कहता है तुम्हें पता भी नहीं कि तुम किसके खिलाफ जा रहे हो। इस पे जोंग उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है मुझे नहीं पता भाई, मेरे लिए एक ही मास्टर और उसके लिए मैं कोई भी काम करता हूँ, ब्रेन वॉश जो हुआ हूँ। इसके बाद वो यहाँ पे टाइगर मास्टर के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है और यहीं से ही सीन खटो के जिन्वे के ऊपर आ जाता है। वो पीछे लड़ रहे थे और ये यहाँ पे लौंडियाबाजी कर रहा है। इसके बाद जिन्वे और ये सभी लोग आराम से बैठते हैं और जिन्वे वैंग जुए से पूछता है कि तुम ईस्टर्न फ्लेम रीजन के अंदर कैसे आ गई। वैंग जुए से बताती है लंबी कहानी है। इसके बाद अगला सीन 5 मिनट के बाद का होता है और जिन्वे हमें एक्सप्लेन करता है कि वैंग जुए यहाँ पे दरअसल अपनी कैट रेस के एशियन ड्यून के लिए यहाँ पे आई हुई थी, लेकिन गलती से यहाँ पे इन्फिनाइट रीजन के अंदर टेलीपोर्ट हो गए और यहीं पे ही फंस गई। और शायद से ये एम्परर को यहाँ पे इन लोगों के बारे में पता है और वो यहाँ पे इनकी मदद से एशियन ड्यून के अंदर जाना चाहता है, इनकी जो कि इन्फिनाइट रीजन के अंदर है, लेकिन वो इन लोगों की मदद के बिना यहाँ पे अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि उसके लिए एक्सेस को ब्लॉक किया गया है। वो जैसे ही यहाँ पे आए थे तो तुरंत टाइगर मास्टर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और इसीलिए उसे यहाँ पे चोट लग गई। वो लोग बस यहाँ पे वैंग जुए का इस्तेमाल करना चाहते हैं कैट रेस के रियोन के अंदर जाने के लिए। साथ ही में वो जिन्वे से कहती है कि वो लोग कह रहे थे कि एम्बरर ये यहाँ पे 10th लेवल के बियॉन्ड के एग्जिस्टेंस है यहाँ पे, इसीलिए वो लोग यहाँ पे उसे अपना दुश्मन नहीं बना सकते हैं। लेकिन तभी सिस्टम यहाँ पे जिन्वे को मिशन दे देता है कि उसे यहाँ पे एम्बरर ये को हराना पड़ेगा, बस हराना पड़ेगा तो हराना पड़ेगा, बस रिवॉर्ड के बारे में मैं आगे बता ही दूंगा। वह जिन्वे को समझ तो आ जाता है कि कैट रेस के रियोन के अंदर कुछ तो भाई बड़ा माल है, तभी यहाँ पे एम्बरर ये इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। और जिन्वे को ये भी लगता है कि यहाँ पे योंगसन के साथ रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि ये साउथर्न नेशन की होली कोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे कैट रेस के राइट हैंड हुआ करते थे। फिर इसके बाद जोंग यहाँ पे आता है और वो जिन्वे को बताता है कि टाइगर मास्टर बच के भाग गया। जिन्वे उसे कहता है कोई बात नहीं, वो यहाँ पे एम्बरर ये का राइट हैंड है, एम्बरर ये पक्का उसे यहाँ पे सजा देगा जब उसे पता चलेगा कि उसने अपने मिशन को फेल कर दिया है। थोड़ा सा इंतजार करते हैं जब तक वैंग जुए की इंजरीज ठीक नहीं हो जाते हैं, जिसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 1 घंटे के बाद का सीन होता है, हम लोग वैंग जुए को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी और पता नहीं क्यों ये जिन्वे के गले लग जाती है और उससे कहती है ठीक करने के लिए शुक्रिया, नॉट बैड। तो जिन्वे बदले में दहेज मांग लेता है, ये कहते हुए कि जरा मुझे अपने एशियन रियोन के अंदर लेके चलना, हम लोगों को वहां से होते हुए निकलना चाहिए। और ये मान भी जाती है, ये कहते हुए कि हाँ चलो चलते हैं। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे कैट रेस के एशियन रियोन का होता है और वैंग जुए यहाँ पे जिन्वे को रास्ता दिखा रही थी। वह जिन्वे जैसे ही अंदर होता है तो उसे यहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस होता है और जिन्वे के कानों में ये शब्द घूमने लगते हैं, गॉड ऑफ वॉर्स शार्प ब्लेड, स्पिरिट विल नेवर डाई। इस पे जिन्वे को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे योंगसेंग जाग चुका है। योंगसेंग वही बंदा है जो कि जिन्वे की बॉडी के अंदर घुसा हुआ है, जो जिन्वे से हमेशा यही कहता है कि मैं तुम हो तुम मैं हूँ, हम दो एक ही हैं। योंगसेंग के इस तरीके से जाग जाने से जिन्वे को समझ में आ जाता है कि रियोन के अंदर कुछ तो अच्छा माल पानी है, जिसके लिए यहाँ पे योंगसेंग जाग चुका है और उसे किसी भी कीमत पे उसे हासिल करना पड़ेगा। वैंग जुए हमें यहाँ पे कहानी बताती है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे लॉन्ग एगो
ago यानी कि कई सालों पहले। इंग्लिश खराब हो रही है। यहाँ पे एक होली कोर्ट हुआ करता था और उस टाइम के लिए कैट रेस यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर के लिए सोल्जर की तरह काम किया करते थे। गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे योंग सॉन्ग ही है, यानी कि जिन्वे की बॉडी के अंदर जो बंदा रह रहा है वो। वैंग जो अपनी कहानी को कंटिन्यू करती है, लेकिन जब होली कोर्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई तब यहाँ पे कैट रेस के लिए डाउनफॉल शुरू हो गया और लोग इतने ज्यादा बुरे हालातों में आ गए कि उन्हें यहाँ पे जिंदा रहने के लिए भी हर दिन लड़ाई करनी पड़ती थी, जिसके बाद इनकी परेशानी अभी भी खत्म नहीं होती है। कैट रेस के अंदर जो कोई भी मेंबर अगर वो यहाँ पे किसी हाई रियलम के अंदर पहुंच जाता है या फिर गिल्ड रियलम के अंदर, तो वो अचानक से गायब हो जाता है अपने आप ही। इसी वजह से ये लोग कभी दोबारा यहाँ पे अपनी रेपुटेशन को हासिल भी नहीं कर पाए और ना ही कभी स्ट्रॉन्ग बन पाए, इसलिए हमेशा मीडियोकर ही रह के रह जाते हैं। और जिन्होंने को ये बात जरा सी खटकती है कि यहाँ पे कैट रेस के अंदर कुछ सोल्जर्स होते हैं जो यहाँ पे हाई रियलम के अंदर पहुंचते ही गायब हो जाते हैं, तो उसे यही लगता है कि यहाँ पे पक्का कैट रेस के ऊपर नजर बना रखे हुए है जो ना यहाँ पे कभी ग्रो होने नहीं देना चाहता। और जिन्होंने को सारा शक इतने समय यहाँ पे एम्परर ये के ऊपर ही जा रहा था। खैर इसके बाद वो लोग यहाँ पे कैट रेस के एशियन ड्यूक के पास आ जाते हैं जहाँ पे एक मैजिक सर्कल था। जिनमें वैंग जुए से कहता है इसके अंदर एक स्पिरिट स्टोन डालो और इसे एक्टिवेट करो, तब तक मैं आसपास घूमता हूँ। वहीं पे योंगसंग जिन्वे से कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा अवेकन हो चुके हो भी, मैंने आज तक यहाँ पे ट्रू एक्सट्रीम फ्लेम डीमन गॉड की बॉडी का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया था जिस तरीके से तुम कर रहे हो। जिन्वे उससे कहता है कि गुरु अब ये न कह लेना कि तुम मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लोगे। इस पे योंगसंग आगे से हंसते हुए कहता है करना होता साले पहले ही कर चुका होता। वैसे भी अब ये बात सेंस नहीं बनाती क्योंकि हम दोनों एक ही हैं। जिन्वे दोबारा पूछता है दादाई का क्या मतलब है कि हम दोनों एक ही बा, ये गुत्थी तो सॉल्व कर दो। इस पे जिन्वे उससे कहता है कि बस तुम ये समझ लो कि हमारा मिलना यहाँ पे कोई एक्सीडेंटल फैक्ट नहीं था, ना ही कोई गड़बड़ी थी, ये हमारी किस्मत के अंदर ही लिखा हुआ था। बस तुम सिर्फ इतना जान लो कि सिर्फ एक ही बंदा है जिसके ऊपर तुम पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो और वो हूँ मैं, जिसके ऊपर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। अगर मैं कह दूं कूद जाओ तो फिर कूद जाओ। हालांकि जिन्वे को यकीन नहीं होता ये मेरी तरीके है, खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं रखता। फिर इसके बाद जिन्वे की नजर एक ट्रेजर के ऊपर पड़ती है जिसके बारे में योंगसन हम लोगों को बताता है ये 10,000 डीमन लालटेन है जिसको यहाँ पे डीमन एम्परर ने बनाया था, जिसने यहाँ पे हजारों सालों पहले दुनिया को भी डिस्ट्रॉय किया था। जब तक ये जलता है तो फिर जितने भी डीमन क्लैन के एंसेस्टर हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे इसके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था यानी कि लैंटेन के साथ में, वो सभी एंसेस्टर यहाँ पे इस लैंटेन के अंडर कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पे ताकतवर हो तो फिर तुम इस लैंटेन के अंडर कंट्रोल में नहीं रहोगे, बल्कि तुम लैंटेन को कंट्रोल करने लगोगे और उसकी मदद से तुम यहाँ पे उन सभी डीमन क्लैन के एंसेस्टर को कंट्रोल कर पाओगे जिन्होंने इसके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया था। एक बार डीमन एम्परर ने यहाँ पे 10,000 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस के साथ में यहाँ पे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया था और यहाँ पे अनगिनत डीमन डिसेंडेंट बनाए थे जिनके पास पावर्स होती हैं। इस पे जिन्वे को सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, जिसके बाद वो यहाँ पे लैंटेन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। इसके बाद जिन्वे आगे से कहता है कि इसीलिए यहाँ पे एम्परर ये कैट रेस को इतनी बुरी तरीके से चाहता था ताकि वो यहाँ पे इस लैंटेन को कब्जे में कर सके और भी ज्यादा वो पावरफुल बन सके। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, ये लैंटेन अब मेरा हुआ। जिसके बाद वो लैंटेन भी यहाँ पे जिन्वे को अपना मास्टर काफी इजीली मान लेता है। जिन्वे आगे से पूछता है कि इसने काफी इजीली मुझे अपना मास्टर मान लिया, अभी तक ये सभी चीजें यहाँ पे एम्परर ये के लिए काम क्यों नहीं कर रही थी। इस पे योंगसंग आगे से बताता है क्योंकि डीमन एम्परर यहाँ पे कैट रेस का एंसेस्टर है और सिर्फ प्योरेस्ट कैट रेस यहाँ पे लैंटेन सिर्फ उन्हें अपना मालिक मान सकता है काफी इजीली। और इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि यहाँ पे लैंटेन को कंट्रोल कर सकता है और उसे अपना मास्टर मान सकता है। जिन्वे आगे से पूछता है कौन। इस पे योंगसंग आगे से कहता है मैं, और कौन। इस पे जिन्वे से कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा हरामी थे, शो ऑफ करने के मामला आए तो फिर तुम कभी भी नहीं छोड़ते। फिर इसके बाद जिन्वे को जो माल पानी चाहिए था वो उसे मिल जाता है और वो वैंग जुए से कहता है कि चलने का समय हो गया। इस पे वैंग जुए जिन्वे को बताती है कि उन लोगों ने तैयारी कर ली है, अब वो लोग यहाँ पे साउथर्न रीजन के लिए जा सकते हैं इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए। इस पे जिन्वे वैंग जुए से कहता है कि वो वापस नहीं जा रहा है, वो यहाँ पे 9 हाई को वापस लेने के लिए जा रहा है। वो लोग यहाँ पे कुछ दिनों तक इंतजार कर सकते हैं, अगर वो वापस नहीं आया तो वो लोग यहाँ पे जोंग के साथ साउथर्न रीजन वापस लौट जाएं। जोंग यहाँ पे जिन्वे से कहता है कि अगर वो उसके साथ चले तो बेहतर रहेगा, उसे यहाँ पे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन जिन्वे उन लोगों से कहता है कि चिंता ना रहो, कोई यहाँ पे आ रहा है मेरी मदद करने के लिए, मेरा सबऑर्डिनेट बनने के लिए, तुम लोग यहाँ पे जा सकते हो, वो मेरी प्रोटेक्शन का ध्यान रख लेगा। जिसपे वो लोग हैरान होते हैं कि दोबारा कोई आ रहा है, कितने बंदे हैं यार तुम्हारे पास। इस पे जिन्वे आगे से कहता है शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जिन्वे का नया सामान आ जाता है जो कि ये बंदा था। अब इसको तुम पहचानते ही होगे, ये वुकोंग के साथ ही रहता है। और फिर जोंग काफी ज्यादा सतर्क हो जाता है क्योंकि पिग डीमन काफी ज्यादा पावरफुल था। जिन्वे उससे पूछता है कितना ज्यादा टाइम कैसे लग गया, रोड के बीच में ही सो गए थे क्या। जिन्वे हम लोगों को बताता है कि इस नए गॉड का नाम यहाँ पे जुबाजी है जो कि बहुत ज्यादा आलसी पिग है। जिसपे जुबाजी आगे से कहता है कि ये उसकी मजबूरी है यार, उसके नेचर में इस तरीके से सोना है, फिर चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। इस पे जिन्वे भी उसे यही कहता है कि अब क्या ही कर सकते हैं, मेरी भी कुछ अंदरूनी हरकतें हैं जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन उसी टाइम पे हम
हम लोग यहाँ पे जुबाजी को देखते हैं जिसके नजर वैंग जुए के ऊपर पड़ जाती है और इसकी लार टपकने लगती है, जिसपे जिन्हें उसके ऊपर मारता है वो मेरा माल है, उसके पीछे जाना भी नहीं। दरअसल जुबाजी की हरकतों में ही लौंडियाबाजी है, ये काफी ज्यादा बड़ा सटियाबाज है। यहाँ तक कि अपने चेहरे को एकदम हैंडसम मैन के अंदर भी बदल सकता है, लेकिन इसे कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला, क्योंकि जब भी ये किसी लड़की के करीब जाता और उसे प्यार करने लगता तो ये अपने असली रूप में आ जाता, पिग वाले चेहरे के अंदर। और ये पहले नॉर्मल इंसान ही हुआ करता था, लेकिन जब से इसकी बीवी ने इसके पीठ पीछे इसे धोखा दिया किसी और के साथ मिलके, तब से इस पिग वाले शैतान के अंदर बदल गया। लेकिन ये बनने से पहले उसके हाथों में ये जो हथियार देख रहे हो, इसका इस्तेमाल उसने यहाँ पे अपनी बीवी और उसके चाहने वाले यानी कि बॉयफ्रेंड की फील्डिंग सेट करने के लिए किया था। जनी रूदी वेस्ट से दिखाया मैंने, मुझे इसकी रियल स्टोरी नहीं पता। वहीं पे जनवे को थोड़ा सा शक होता है क्योंकि उसका नेचर बदल जाना चाहिए था, यानी कि ये ठरकी पे नहीं रहना चाहिए था। वो सिस्टम से पूछता है कहीं इसके पास इसकी पुरानी मेमोरीज तो नहीं है। जिससे सिस्टम बाहर निकलता है और वो जनवे को बताता है कि गॉड पे फंक्शन अनलॉक होने की वजह से जो भी गॉड यहाँ पे ग्रेट डिस्ट्रक्शन इमॉर्टल रियलम के ऊपर है, सिस्टम यहाँ पे पूरी तरीके से उनकी मेमोरीज को चेंज नहीं कर सकता है, वो बस हल्की फुल्की बदलाव करता है, जिससे वो यहाँ पे जिन्वे को अपना मास्टर मान लेते हैं बस। इसीलिए जिन्वे यहाँ पे जुबाजी को डराते हुए कहता है गोल्डन सिसाडा सा वुजिंग पहले उसके लिए यहाँ पे काम करते हैं और सन वुकोंग आने वाला है, इसलिए यहाँ पे जुबाजी को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इस पे जुबाजी काफी ज्यादा घबरा जाता है मंकी किंग का नाम सुन के। वो आगे से कहता है कि वो उसका हर एक कहना मानेगा। इसके बाद जिन्वे पीछे मुड़ के उन लोगों से कहता है कि तुम लोग साउथर्न रीजन में लिटल जाओ, जैसे मुझे नए नए मिलेगी मैं वापस आ जाऊंगा, जिसपे वो लोग कहना मान के यहाँ से निकल लेते हैं। वही पे जिन्वे, जुलियन और जुबाजी आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं और मुझे पता नहीं कि ये लड़की इसके साथ क्यों घूम रही है, अर्थात जानबूझ के ये बोझ लाद रहा है और कुछ नहीं। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे कुछ दिनों के बाद का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं जगह पे तगड़ा धमाका होता है और वहाँ से एम्परर ये बाहर निकलता है, जिसने यहाँ पे टाइगर मास्टर का टेटुआ दबोचा हुआ था, जो कि उससे पूछ रहा था कि तुमने क्या कांड कर दिया, वो लड़की कहाँ पे गई, उसे कौन लेके गया। इस पे टाइगर मास्टर आगे से ये कहता है ये उसकी गलती नहीं है और ना ही उसे पता है कि उस लड़की को कौन लेके गया है। उसके साथ यहाँ पे एक पावरफुल कल्टीवेटर था, इसीलिए वो यहाँ पे उसे हरा नहीं पाया। इस पे एम्परर ये उसकी बॉडी को यहीं पे ही धूल में बदल देता है, ये कहते हुए अगर तुम उसे हरा नहीं पाए तो फिर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जैसा कि जिन्वे ने कहा था कि एम्परर ये उसे छोड़ेगा नहीं। जिसके बाद ये पता नहीं कौन सा भाई जादुई क्रिस्टल विस्टल बाहर निकालता है और उसके जरिए उसे यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे वैंग जुए को ले जाने वाला जिन्वे ही था और कोई नहीं। इसके बाद वो अपने सभी यहाँ पे डीमन से कह देता है कि उन लोगों को लेके आओ किसी भी कीमत पे, चाहे उनका पीछा तुम्हें 7 समुद्र पार भी करना क्यों ना पड़ जाए। इसके बाद हम लोग जिन्वे और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते जा रहे थे। उसी टाइम पे यहाँ पे कोई इन लोगों के ऊपर हमला करता है और जुबाजी को पकड़ लेता है। जुबाजी नीचे देखता है कि किसने उसे पकड़ा है, जिसके बाद वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे हमला करता है और खुद को छुड़ा लेता है। खैर जिस बंदे ने यहाँ पे अटैक किया था वो आगे से कहता है मुझे पता भी नहीं था कि मेरी मुलाकात यहाँ पे तुमसे हो जाएगी। ये उड़ने वाला चमगादड़ ही था जो कि यहाँ पे जिन्वे से कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे एम्परर ये के साथ कोई बिजनेस है और तुम्हारा कुछ लफड़ा चल रहा है, बिना उससे बात करे तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। जिन्वे जुबाजी को ऑर्डर देता है जाओ और जाके उसका गेम बजा दो, लेकिन जुबाजी ये करना नहीं चाहता था। बेसिकली इसकी कल्टीवेशन कम है, लेकिन इसके बावजूद ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो यहाँ पे उड़ने वाले बंदे के ऊपर हमला करता है और वेपन से स्लैश मारता है, जिसको उड़ने वाला बंदा काफी इजीली यहाँ पे डॉज कर लेता है और तुरंत पीछे हट जाता है। जिसके बाद वो सोनिक वेव का इस्तेमाल करते हुए जुबाजी के ऊपर हमला करता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ यहाँ पे ग्रेट डिस्ट्रक्शन इमॉर्टल की फर्स्ट स्टेज पे हो, तुम्हें यहाँ पे पता भी नहीं कि कौन ताकतवर है, लेकिन इसके बावजूद तुम लड़ने के लिए चले आए। खैर यही तुम्हारा अंत है। जिसके बाद वो दोबारा एक और पावरफुल सोनिक वेव का अटैक करता है, जिससे यहाँ पे और भी कई सारे लोग आ जाते हैं। अच्छा ये बुलाने के लिए था। खैर इसके बाद यहाँ पे और भी कई सारे बीस्ट इकट्ठा हो जाते हैं और वो जिन्वे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जोलियन तो घबरा ही जाती है और उसे ऐसा लगता है कि आज उसका मरण दिवस है। अब उसी टाइम पे एक मेढक मास्टर यहाँ पे जिन्वे के ऊपर हमला करता है, ये कहते हुए बता तुम लोग कहाँ पे गए थे। तो जिन्वे आगे से अपना यहाँ पे लैंटेन को बाहर निकालता है, जिसपे उन सभी लोगों की नजर यहाँ पे सेक्रेट के ऊपर पड़ जाती है और वो आगे से कहते हैं कि ये वही चीज है जो यहाँ पे एम्परर ये के चाहिए, लेकिन ये इसका इस्तेमाल क्या हमसे लड़ने के लिए करेगा, पता नहीं ये जीत भी पाएगा या नहीं। वहीं पे जिन्वे आगे से उस लैंटेन के ऊपर फूंक मारता है तो वो जल जाता है। इसके बाद उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो कि यहाँ पे इन सभी बीस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए रिलीज हुई थी। इसके बाद वो सभी बीस्ट यहाँ पे जिन्वे का कहना मानने लगते हैं और जिन्वे उन्हें ऑर्डर देता है जाओ और जाके उस चमगादड़ डीमन को मेरे लिए मार दो। तो फिर वो सभी बीस्ट यहाँ पे जिन्वे का कहना मानते हुए बैड डीमन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। बैड डीमन लोगों से कहता है यार तुम्हें तो तुम्हारा ही साथ हो ना, तुम्हारे साथ खेला बड़ा हूँ, पटरियों पे आगा हूँ तुम्हारे साथ, मेरे ऊपर क्यों हमला कर रहे हो। लेकिन वो सभी यहाँ पे उसके ऊपर लगातार हमला करते रहते हैं। जिन्वे आगे से कहता है कि 10,000 लालटेन इस्तेमाल करना काफी ज्यादा इजी है और वो योंग संग से कहता है कि तुम इसी तरीके से डीमंस को कंट्रोल किया करते थे। जिसपे योंग संग जिन्वे को बताता है कि उसके करंट पावर के हिसाब से वो यहाँ पे उन डीमंस के डिसेंडेंट को कंट्रोल कर सकता है जिन लोगों ने लैंडेन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था। 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने भी बीस्ट होंगे जिन्वे उन सभी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आधे घंटे के बाद में वो दोबारा अपने सेंसस के अंदर वापस आ जाएंगे और जिन्वे का कहना मानना छोड़ देंगे। इसलिए जिन्वे को 1 घंटे के अंदर ही सारा काम धाम करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। जिन्वे आगे से कहता है कि चलो अच्छी बात है कि ये लैंडेन उसके हाथों में, तो ये काफी ज्यादा पावरफुल होगा। फिर इसके बाद हम लोग बैड डीमन को देखते हैं जो कि
यहाँ से भाग रहा था क्योंकि वो सभी उसके पीछे भाई हाथ धो के पड़े थे, वो उसे जाने ही नहीं दे रहे थे। और वो भी जैसे यहाँ से भागते हैं तो जिन्होंने जल्दी से लेल्टिन को अपने पास रखता है और वो भी यहाँ से तुरंत भाग लेता है क्योंकि गोल्डन सिसाडा और यांग जियान को भी तो ढूंढना है, तभी वो लोग यहाँ पे उसकी मदद कर सकते हैं। जिसके बाद लोग दोबारा एक सिटी के पास आ जाते हैं, लेकिन सिटी के ऊपर कोई भी गार्ड नहीं था। जिन्होंने आगे से कहता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है यार, मुझे अंदर से एक भी सोल महसूस नहीं हो रही। जिसके बाद जिन्होंने जब अंदर जाता है तो पूरी सिटी एकदम सुनसान थी, एकदम वीराना, कोई बच्चा नहीं, कोई मच्छर नहीं, कोई कॉकरोच नहीं, कोई इंसान नहीं। जिन्होंने आगे से यहाँ पे थोड़ा सा प्रिसेप्शन स्कैन का इस्तेमाल करता है तो फिर उसे पता चलता है कि हर एक घर, हर एक होटल और हर एक जगह पूरी तरीके से खाली है, यहाँ तक कि किंगडम भी खाली है। और जिन्हों को घंटा समझ में नहीं आता कि यहाँ पे गेम क्या चल रहा है। उसी टाइम पे जिन्हों को कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि बेहोश थे और जिन्हों को कुछ समझ में आता है। तो जिन्हों को जो भी लोग दिखाई देते वो असल में लोग नहीं थे बल्कि क्रॉप्स थे, यानी कि लाशें थी जो कि सिटी के ही लोगों की थी। कुछ ही देर में यहाँ पे गोल्डन सिसाडा और यांग जियान भी आ जाते हैं जो कि जिन्हों से कहते हैं कि क्या हुआ है। जिनमें उन लोगों से कहता है गुत्थी सॉल्व करनी है, डिटेक्टिव बनना है। और शायद से गोल्डन सिसाडा यहाँ पे जुबाजी का मास्टर है, इसीलिए जुबाजी इसको देख के कहता है मेरा मास्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। गोल्डन सिसाडा यहाँ पे जिनेवे को बताता है कि सिटी के नीचे एक ट्री डीमन है जो कि यहाँ पे छुपा हुआ है, अगर वो जाग गया तो फिर वो लोग उसका मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। उसी टाइम पे जिनेवे को यहाँ पे साइड मिशन मिल जाता है कि उसे यहाँ पे ट्री डीमन को मारना पड़ेगा, जिसके मारने के बदले में उसे यहाँ पे एक डीमन या गॉड समन करने का मौका मिलेगा। जिनेवे आगे से कहता है अगर वो ट्री डीमन यहाँ पे हजारों सौ सालों से यहाँ पे जिंदा है तो वो लोग उसे हराएंगे कैसे। इसीलिए जिनेवे यहाँ पे यांग जियान से पूछता है क्या वो काफी नहीं है ट्री डीमन को हराने के लिए। जिसपे यांग जियान आगे से कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। तो जिनेवे उससे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें ताकतवर बनाने वाला हूँ। जिसके बाद वो सिस्टम से कहता है गॉड पीक का इस्तेमाल करो। तो सिस्टम यहाँ पे गॉड पीक का इस्तेमाल करता है, जिससे सिस्टम यहाँ पे यांग जियान को उसकी पीक में शिफ्ट कर देता है, यानी कि वो जितना पावरफुल था उतना ही पावरफुल। जिनेवे उसे कहता है कि तुम यहाँ पे एडलैंग सेन थे, एक ट्रू सॉवरन, द वॉर ऑफ गॉड। मैं यहाँ पे तुम्हारी सभी मेमोरीज को वापस लाने वाला हूँ, जिससे तुम यहाँ पे अपनी पीक पे चले जाओगे। कुछ ही देर के लिए यहाँ पे यांग जियान गायब हो जाता है। तो गोल्डन सिसाडा आगे से पूछता है कि वो कहाँ पे चला गया। जिन्हें आगे से कहता है कि मैंने उससे कहीं पे भेजा हूँ, कुछ दिनों के अंदर वो वापस आ जाएगा, तब तक हम लोगों को यहाँ पे आराम कर लेना चाहिए। इसके बाद एक दिन ऐसे ही बीत जाता है और तभी यहाँ पे ट्री डीमन जागने लगता है। गोल्डन सिसाडा नीचे आता है और वो जमीन के ऊपर कान लगा के सुनता है। तो फिर उसे पता चलता है कि ट्री डीमन यहाँ पे सिटी के जितने भी लोग हैं उन लोगों के एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा है खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। इसके बाद जुबाजी और रूलियान भी बाहर आ जाती हैं। वहीं पे वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी, उसे चिपकी हुई थी। क्यों चिपकी हुई भाई ये? वहीं पे सिस्टम जिनेवे को बताता है कि यांग जियान कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। और उसी टाइम पे हम देखते हैं कि ट्री डीमन अपनी बेलों को बाहर निकालता है और वो इन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पे यांग जियान वापस आ जाता है झटके के अंदर ही, और ये पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। यहाँ तक कि गोल्डन सिसाडा भी हैरान हो जाता है उसके ऑरा को महसूस करके। जुबाजी आगे से बताता है इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे मंकी किंग के बराबर की है। वहीं पे हमें यांग जियान की कल्टीवेशन बताई जाती है। तो फिर वो यहाँ पे लेट स्टेज ऑफ ग्रेट प्रोफाउंड इमॉर्टल रियलम थी। जिन्हें उसे कहता है अब तुम ट्री डीमन को हरा सकते हो, तो फिर मेरे लिए जरा उसे बाहर निकालना और उसको यहाँ पे सुखा दो। तो फिर यांग जियान अपनी स्पेयर का इस्तेमाल करता है और वो बेलों के ऊपर धड़ाम से अटैक करता है, जिससे नीचे की जमीन सेटल हो जाती है। और वहाँ पे कई सारे लोग छुपे हुए थे जिनका इस्तेमाल यहाँ पे ट्री डीमन कर रहा था उनके एसेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए। और ये सभी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमारी मदद करो। ट्री डीमन दोबारा यहाँ पे अपनी बेलों का इस्तेमाल यांग जियान के ऊपर करता है, लेकिन यांग जियान अपने हाथों की मदद से ही उन बेलों को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अब तुम पहले जितने पावरफुल नहीं हो। जिसके बाद वो उन बेलों को पकड़ के ट्री डीमन को बाहर निकालता है, ये कहते हुए छुप के ना बैठो, अपना असली रंग दिखाओ। इसके बाद ट्री डीमन बाहर निकलता है तो फिर इसकी शक्ल मुझे यहाँ पे वर्ल्ड ट्री के बराबर लग रही थी, या फिर एक मानवा नहीं थी यार कोई बिग ट्री वाली, उसकी तरीके इसकी शक्ल लग रही थी जब वो ट्रांसफॉर्म होकर बड़ा हो जाता है। जो भी लोग थे वो सभी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमें बचाओ भाई। इसके बाद ट्री डीमन उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरी शांति को भंग किया है, अब मैं यहाँ पे तुम्हारे पूरे एसेंस को एब्जॉर्ब कर लूंगा और ना ही तुम्हें जिंदा रहने दूंगा और ना ही तुम्हें मरने दूंगा। इसके बाद वो दोबारा अटैक करता है, लेकिन यांग जियान उन सभी बेलों को आसानी के साथ तोड़ देता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि पहले जितने शक्तिशाली नहीं हो। ट्री डीमन जल्दी से यहाँ पे अपनी बेलों को आगे करता है और एक सीढ़ी की तरीके उनका इस्तेमाल करते हुए यांग जियान के अटैक को ब्लॉक करने लगता है। लेकिन तभी यांग जियान आगे से एक पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है और ट्री डीमन से कहता है कि तुमने यहाँ पे कई सारे मासूम लोगों की जानें ली हैं, तुम यहाँ पे सजा के लायक हो। एम्परर के बिहाफ में आज मैं यहाँ पे तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। इसके बाद अब वो यहाँ पे आगे से डिवाइन एबिलिटी इविल डिस्ट्रॉइंग डिवाइन आइज का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो अपनी तीसरी आंख खोलता है और उसे एक लेजर बीम मारता है जो कि डायरेक्ट ट्री डीमन के सीने के आर पार हो जाती है, जिससे ट्री डीमन यहीं पे ही मारा जाता है या फिर आधे से ज्यादा कमजोर हो जाता है। वही ट्री डीमन जैसे ही मारा था तो उसकी चहक या फिर आवाज या फिर उसका सेंस यहाँ पे एम्परर ये तक महसूस हुआ था और वो भी हैरान हो जाता है कि ये तो ट्री डीमन किंग की यहाँ पे स्कीम है, चीख है, ये इतनी दूर तक कैसे आई, उससे ज्यादा पावरफुल यहाँ पे कौन हो सकता है। उसी टाइम पे बैड डीमन उड़ते हुए आता है तो एम्परर ये उसे कह देता है कि अच्छी खबर ही सुनाना। जिस पे बैड डीमन पहले ही माफी मांग लेता है, ये कहते हुए कि जिन लोगों के पीछे हम लोग कर रहे थे वो यहाँ पे ट्री डीमन की टेरिटरी के अंदर घुस गए, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया। इस पे एम्परर आगे से
कहता है कि अब मुझसे ये मत कहना कि जिन लोगों ने यहाँ पे टी डीमन किंग की चीख निकाली ये वही लोग हैं, वो लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं। और वो आगे से कहता है टी डीमन किंग यहाँ पे कई सौ सालों से जिंदा है, कई हजार सालों से। कहता है कि एम्परर ये उसे नहीं मार सकता है, तो फिर वो साले यहाँ पे उसे कैसे मार पाएंगे। खैर बैड डीमन आगे से माफी ही मांगे जा रहा था तो एम्परर ये उसके ऊपर हमला करता है और उसे घर से बाहर फेंक देता है, ये कहते हुए किसी काम के नहीं हो तुम। वहीं पे एम्परर ये आगे से कहता है अगर इस बंदे ने सच में यहाँ पे टी डीमन किंग को मारा है तो फिर मुझे इस मामले को जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे प्लान्स पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। उसी टाइम पे एम्परर ये का एक बंदा बाहर निकलता है जो कि यहाँ पे उसे बताता है कि बुल डीमन किंग ने यहाँ पे जेनेवे की टेरिटरी के ऊपर जो अटैक किया था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है और वो अपनी जान बचा के दोबारा वहां से भाग निकला। जिसपे एम्परर ये आगे से कहता है कि उसके ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, वो एक यहाँ पे साउथर्न एजेंट के छोटे से टुकड़े के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहा है, पता नहीं किस नाम का डीमन किंग है। जिसके बाद वो पूछता है कि उसे इस बार शेल्टर कौन दे रहा है। इस पे वो बंदा आगे से बताता है कोई भी नहीं। तो एम्परर ये आगे से कहता है कि वो जैसे जी रहा उसे जीने दो, उसे जाने दो। साथ ही में वो बंदा यहाँ पे एक और चीज बताता है कि ओल्ड ईस्टर्न मॉन्स्टर यहाँ पे आने वाला है इन्फिनिट रीजन के अंदर। जिस पे एम्परर ये आगे से कहता है बढ़िया है, वो सही टाइम पे आ रहा है, सारा गुस्सा उसके ऊपर निकालूंगा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे दोबारा जेनेवे वाली साइड पे आ जाते हैं जहाँ पे टी डीमन किंग यांग जियान से पूछता है कि तुम लोग कौन हो। इस पे यांग जियान आगे से कहता है कि वो जेनेवे का सबऑर्डिनेट है, एरलांगसेन एक ट्रू सॉवरन। जिस पे टी डीमन अभी भी हार नहीं मानता और वो दोबारा हमला करते हुए कहता है कि वो जिसकी जान ले ही लेगा। जिसके बाद वो दोबारा बेलो से अटैक करता है, लेकिन यांग जियान आगे से कहता है कि ये ट्रिक से काम नहीं आएंगे। जिसके बाद वो दोबारा अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल करते हुए खटाखट भाई ऑटो एम पे लेजर बीम छोड़ता है और एक झटके के अंदर उन सभी बेलो को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑटो एम ऑन है भाई का। वहीं पे हम लोग गोल्डन सिसाडा को देखते हैं जो कि आगे से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए टी डीमन किंग ने जिन लोगों को पकड़ा था उन्हें हील कर रहा था या फिर उन्हें आजाद कर रहा था। और वो जादू टोटका करते हुए पता नहीं इन लोगों को जिंदा कर रहा था या क्या कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टी डीमन किंग यहाँ पे यांग जियान से कहता है कि तुम चाहे जो कुछ भी कर लो तुम मुझे मार नहीं सकते हो, तो मुझे कितनी बार अटैक करोगे मैं हमेशा जिंदा होकर वापस आ जाऊंगा। इस पे यांग जियान आगे से कहता है वो तो हम लोग देख लेंगे। जिसके बाद वो आगे से टी डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है और डिवाइन एबिलिटी अर्थ सैटरिंग आर्ट का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल स्लैश मारता है। ये स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो डीमन किंग के दो टुकड़ों के साथ साथ पूरी सिटी की भी दो टुकड़े कर देता है। जो बाजी आगे से कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते जा रहा है, इसने सिटी को दो हिस्सों में काट दिया। वह टी डीमन जैसे ही मारा जाता है तो ये सभी लोग आजाद हो जाते हैं। सॉरी ये आजाद नहीं होते, इनकी सोल्स आजाद होती हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे रिकार्नेशन के लिए जा सकते हैं सिर्फ गोल्डन सिसाडा की मदद से। वहीं पे हम लोग कुछ मासूम लोगों को देखते हैं जो कि जेनेवे से कहते हैं कि अगली लाइफ में वो लोग पक्का उसे रीपे करेंगे। इस पे जेनेवे भी खुश था कि कम से कम इन लोगों को यहाँ पे आजादी तो मिली। इससे जेनेवे यहाँ पे साइड मिशन को कंप्लीट कर लेता है जो कि टी डीमन किंग को मारने वाला था और उसे यहाँ पे एक गॉड समन करने का चांस मिलता है और साथ ही में उसे यहाँ पे हेवंस फेवर भी मिलता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसमान से एक लाइट सीधा जेनेवे के ऊपर आके गिरती है और जेनेवे की बॉडी के ऊपर यहाँ पे एक चक्र सा या फिर कुछ तो बन जाता है। अब ये सोलर सिस्टम है क्या अभी कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन बन जरूर जाता है। और गोल्डन सिसाडा की मदद से हम लोगों को पता चलता है कि ये जेनेवे का डाउ फ्रूट है जो कि लेजेंडरी पर्पल है। इस पे यांग जियान भी आगे से कहता है टॉप ग्रेड का डाउ फ्रूट जेनेवे कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है। हालांकि रूलियन को जेनेवे की चिंता हो रही थी क्योंकि इस तरीके की चीजें काफी ज्यादा टफ होती हैं हैंडल करने के लिए, लेकिन यांग जियान को यकीन था कि जेनेवे को कुछ भी नहीं होगा, वो पूरी तरीके से ठीक होगा। इसके बाद हम लोग जेनेवे को देखते हैं और जब ये अपनी आंखें खोलता है तो फिर ये यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया था अर्थ इमॉर्टल रियलम की 4th स्टेज पे। यांग जियान उसको बधाई देता है तो जेनेवे आगे से कहता है छोटा मोटा ब्रेक थ्रू ही है और कुछ भी नहीं है। साथ ही में जेनेवे यहाँ पे एक नए गॉड को समन करना शुरू करता है और साथ ही में यहाँ पे इनहेरिटेंस स्किल को भी यूज कर लेता है। इसके बाद अपना वही होज द पोकेमॉन जेनेवे के लिए, और इसके भाई तो सरों में बाल बाल लगे थे भाई कि सांप मेडूसा है क्या ये। साथ ही में जेनेवे को यहाँ पे रैंडम ड्रॉ के अंदर से एक फिस्ट अटैक मिलता है जो कि पावरफुल अटैक था, बस इतना ही। इसके बाद जेनेवे पीछे मुड़ता है और उन लोगों से कहता है कि चलो चलते हैं एम्परर ये को ढूंढने के लिए। उम्मीद करता हूँ वो हमारी पावर को देख के घबरा ना जाए और खुद में ही छुप जाए। गोल्डन सिसाडा आगे से कहता है कि उन लोगों को पता भी नहीं है कि एम्परर ये कहाँ पे रहता है, वो लोग ढूंढेंगे कैसे। इस पे जेनेवे आगे से कहता है कि बस थोड़ा इर्द गिर्द हाथ मारना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग एक डीमन को देखते हैं जो कि कोई तो था और वो जेनेवे से कहता है मारा क्यों यार, पहले तो सवाल पूछते हैं ना बाद में मारते हैं। इस पे जेनेवे आगे से कहता है सॉरी मेरा फंडा उल्टा काम करता है, जितना भी पता है सब कुछ बक दो उससे पहले कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूं। जल्दी से बताओ कि एम्परर ये कहाँ पे रहता है। इसके बाद वो डीमन किंग यहाँ पे जेनेवे को बता देता है कि एम्परर ये कहाँ पे रहता है, तो वो सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है इधर जाएंगे हम लोग। इस पे गोल्डन सिसाडा आगे से कहता है कि रास्ता उसने दूसरी तरफ बताया था, गलत तरफ उंगली पेल रहे हो आप। लेकिन उस टाइम पे यांग जियान को पता चलता है कि कोई उनकी तरफ उड़ते हुए आ रहा है और वो लोग पावरफुल हैं। इससे जेनेवे को समझ में आ जाता है कि ये पक्का कोई समन है और वो मन के अंदर यही सोचता है कि यांग जियान को ऐसा लग रहा है कि ये पावरफुल है तो ये पक्का ग्रेट सेज या फिर कोई पावरफुल बंदा होना चाहिए। जिसके
बाद हम लोग जिनोवे के नए सामान को देखते हैं और इसका नाम यहाँ पे 9 हेडेड बग था, जो कि जेनी टू द वेस्ट से ही आया है और इसकी रेस भी यहाँ पे 9 हेडेड बग ही थी। हालांकि इसकी कल्टीवेशन यहाँ पे ग्रेट डिस्ट्रक्शन इमॉर्टल रियलम की पीक स्टेज थी, जिनमें हम लोगों को बताता है कि ये लेजेंडरी प्रिंस इन लॉ है। यांग जियान उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि ये तो सच में यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं इससे मिल के आया। इस पे जिनवे अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पे सन वुकोंग, यांग जियान और जुबाजी को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा 9 हेडेड बग को हराने के लिए। वहीं पे 9 हेडेड बग को भी यहाँ पे यांग जियान का ऑरा महसूस हो जाता है और 9 हेडेड बग यहाँ पे जिनवे से मिलने के लिए ही आया था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे यहाँ पे किसी के सामने यहाँ पे घुटने टेकने पड़ेंगे। जिसके बाद यांग जियान यहाँ पे 9 हेडेड बग के ऊपर एक पावरफुल स्लैश मारता है तो 9 हेडेड बग धड़ाम से नीचे जाके गिरता है। वहीं पे जिनवे की बातें मुझे घंटा समझ में नहीं आ रही थी, इसे पता ही नहीं चल रहा है कि कब यहाँ पे इसके सामान आते हैं और कब नहीं आते हैं। ऑथर ना परेशान करो यार प्लीज, गाली देना नहीं चाहता मैं, प्लीज ऑथर ना करो ऐसा। अब उसी टाइम पे योंगसंग बाहर निकलता है कि जिनवे से कहता है कि ये इतना सिंपल नहीं है। जिनवे से पूछता है पहले ये बताओ किसके बारे में बात कर रहे हो, 9 हेडेड बग के बारे में। इस पर योंगसंग आगे से कहता है नहीं, मैं यहाँ पे उस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, वो कोई फील सिंपल नहीं हो रही है। जिनवे पूछता है राउलियन के बारे में, तुम्हें उससे क्या सिंपल फील नहीं हो रहा है। जिस पे योंगसंग उसे कहता है कि तुम्हें फ्यूचर में पता चल जाएगा तो ये साला सर मारने लगता है। इस पे योंगसंग उसे कहता है बुद्धि थोड़ी सी खाली करो, गंदगी भरी हुई है उसे साफ करो। वहीं पे मुझे इसकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, बस इतना समझ लो कि यहाँ पे राउलियन को अपने साथ रखने वाला है। वहीं पे जिनवे हम लोगों को बताता है कि राउलियन की जगह पे कोई और होता तो वो अब तक उसे अपने साथ ना रखता, और वो मन के अंदर सोचता है कि ये सुंदर है, ठीक ठाक है, लेकिन मैं कोई ऑर्डिनरी बंदा थोड़ी ना हूँ जो कि पहली नजर के प्यार में ही पड़ जाए। लेकिन अगर मैं पहली मुलाकात को याद करूँ तो साला मैं हमेशा से कुछ झेलते हुए आ रहा हूँ, एकदम टॉक्सिक लव की तरीके। उसकी मुलाकात भी यहाँ पे सिस्टम की मिशन की वजह से हुई थी, नहीं तो वो कभी भी यहाँ पे रूलियन के साथ मिलता ही नहीं। वहीं पे वो सोचता है कि मैं तो अभी तक इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा था जब तक योंगसंग ने नहीं बोला। इसके बाद वो सिस्टम से कहता है कि तुम यहाँ पे राउलियन के बारे में कुछ चेक कर सकते हो, कुछ अजीब अजीब सा। इस पे सिस्टम आगे से कहता है इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, इसका दिमाग शायद से घुटनों में है, लेकिन सिस्टम अभी यहाँ पे एनालाइज नहीं कर सकता है, इसका फीट काफी ज्यादा उलझा हुआ है। अगर सिस्टम कुछ भी फोर्सफुली करने की कोशिश करता है तो हेवन से नाराज हो जाएगा और उनके ऊपर थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। इस पे जुनवे आगे से कहता है हेवन नाराज हो जाएगा, एक तरीके से भगवान या फिर बहुत बड़ी बड़ी आइडेंटिटी। और वो मन के अंदर सोचता है कि ये दिखने तो काफी ज्यादा सिंपल है यार, लेकिन इसके बावजूद इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग हो रही है, यहाँ तक कि हेवंस भी इसके मामले के बीच में आ गया। और वो मन के अंदर सोचता है कि दूरी बनानी पड़ेगी, ज्यादा पास जाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बाद जुनवे आगे बढ़ता है और वो यांग जियान से कहता है रुक जाओ, 9 हेडेड बग यहाँ पे उसके पास ही आया है, उसके अंडर कमांड में, और उसे इस बात का डर हो रहा था कि 9 हेडेड बग यहाँ से भाग सकता है अगर वो ज्यादा घायल हो चुका। तो यांग जियान यहीं पे ही रुक जाता है और वो दोबारा और गोल्डन से सटाती बार, और ये सभी लोग चौथी बार हैरान होते हैं कि ये साला कितने सबॉर्डिनेट लेगा भाई, इतने पावरफुल कहाँ से ला रहा है ये। वहीं पे राउलियन भी अपने मन के अंदर सोचती है कि यहाँ पे अगर कोई ग्रेट डिस्ट्रक्शन इमॉर्टल रियलम पे होता है तो फिर उसे यहाँ पे गॉड के बराबर का समझा जाता है। वो यहाँ पे इसका सबॉर्डिनेट बनने के लिए क्यों आएगा, इसके पास है क्या, कहाँ से आया है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये सिर्फ एम्परर है। फिर इसके बाद 9 हेडेड बग यहाँ पे जिनवे के पास आता है और उसे ग्रीट करता है, जिसके बाद ये दोबारा अपनी मिखड़ी चुपड़ी बातें करता है। ये कहते हुए मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, ये रखूंगा, वो रखूंगा, अब तुम एक साथ रहोगी, ये वो। इसके बाद 9 हेडेड बग यहाँ पे जिनवे से पूछता है कि उन लोगों का अगला टारगेट एम्परर ये होने वाला है ना। जिनवे उससे पूछता है कि तुम्हें डर लग रहा है क्या, तो 9 हेडेड बग आगे से कहता है बिल्कुल भी नहीं। और वो मन के अंदर सोचता है कि यांग जियान ने उसे इतनी बुरी तरीके से पेला कि वो फाइट बैक भी नहीं कर पाया, वो एम्परर ये को हरा के सारी बेइज्जती अपनी छाती से हटा देगा। लेकिन उस टाइम पे जो बाजी आगे से बताता है अगर तुम यहाँ पे उसे लड़ने के लिए जाओगे तो फिर तुम बलि का बकरा ही बनोगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एम्परर ये शायद से यहाँ पे ग्रेट परफॉर्म इमॉर्टल रियलम की लेट स्टेज पे हो सकता है। इस पे 9 हेडेड बग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि फील्डिंग मेरी पहले से ही सेट थी। जिनमें उन लोगों से कहता है खाना पीना खा लो, थोड़ा आराम कर लो, जिसके बाद हम लोग तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं पे जिनवे का प्लान एकदम सिंपल था कि वो जैसे ही यहाँ पे एम्परर ये की फील्डिंग सेट करेगा तो वो तुरंत 9 को बचाने के लिए निकल जाएगा। हवस देखो कैसे चेहरे से लटक रही, देखो तो। जिसके बाद ये लोग अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं और 9 हेडेड बग के रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर आ रहे थे वो उन्हें भी फालतू में मारे जा रहा था। मैं ऐसे इज्जत नहीं बनती है, किसी को हराना ही पड़ेगा तुम्हें पावरफुल को, ऐसे छोटे मोटे कीड़े मार के इज्जत वापस नहीं आएगी। अब उसी टाइम पे इन्हें सामने से एकदम कोई खतरनाक चीज दिखाई देती है, क्योंकि सामने बादल काफी ज्यादा इकट्ठा हो रहे थे, यानी कि अंदर कोई तो बिजली वाला मॉन्स्टर था। तो जिनमें आगे से कहता है कि यहीं पे एम्परर ये रहता है, हमें अंदर जाना ही पड़ेगा। इस पे गोल्डन सीजर आगे से बताता है कि अंदर कोई तो मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पे उन्हें कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि बादलों का और काफी जल्दी जल्दी भटक रहा है। इस पे यांग जियान आगे से कहता है कि एम्परर ये कोई बेवकूफ नहीं है, वो अपने फालतू लोगों को यहाँ पे सिर्फ मरने के लिए नहीं भेजेगा, वो हमारी जांच पड़ताल करने के लिए भेज रहा होगा। जिनवे आगे से कहता है कि वो हमारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। जिसके बाद हम लोग जिनवे को देखते हैं जो कि एम्परर ये के कासल तक पहुंचने लगता है। इसको देख के एम्परर ये आगे से कहता है बड़ी हिम्मत है यार तुम, साला मेरा माल चुराने के बाद मेरे दरवाजे पे दोबारा आगे सामान चुराने के लिए। जिनवे आगे से कहता है चुराया, वो कब तेरा था भाई, तुम किसी से चुराने वाले थे और मैंने उसे चुरा लिया, यानी कि चुराने वाले का चुराना से चुराने का चोर चोर होता है। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला। वहीं पे गोल्डन सीसड़ा अपनी अलग ही बुद्धि लगा रहा था, यही सोचते हुए कि जिनवे ने एम्परर ये से क्या चुरा लिया भाई, जो एम्परर इतना ज्यादा आग बबूला है, इतना ज्यादा
ज्यादा किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहा है। हम लोग यांग जियान को देखते हैं और जब तुम्हारे पास ज्यादा ऑरा हो या फिर तुमने गेम 3-4 बार खेली और तुम्हें पता हो कि बॉस का पैटर्न क्या है अटैक करने का, तुम इसी तरीके से धावा बोल देते हो बिना किसी दिक्कत के। यही सोचते हुए जीतूंगा तो मैं ही ना। हम लोग 900 डीमन को देखते हैं और इसकी बातें वही थी। इसे यहाँ पे शर्म आ रही थी कि यांग जियान इससे ज्यादा पावरफुल है। भाई अगर 2 दिन पहले आता ना तो इससे ज्यादा पावरफुल होता। साले को यहाँ पे बफ मिला है। अगर हम लोग यांग जियान को देखते हैं जो कि डायरेक्ट यहाँ पे कासल के ऊपर ही धावा बोल देता है तो 900 बग उसके पीछे जाता है। इसके बाद हम लोग यांग जियान को देखते हैं जो कि कासल के ऊपर एक स्लैश मारता है तो कासल के अंदर से एक ऑरा टाइप में निकलता है जो कि स्लैश को इजीली ब्लॉक कर लेता है। और ये ऑरा यहाँ पे एम्परर ये का था। एम्परर ये उससे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम बड़ी आसानी के साथ मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकते हो और मैं यहाँ पे सिर्फ खड़ा खड़ा देखता रहूंगा। तो यांग जियान उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है बकवास बंद करो, सीधा हमला करो। तो एम्परर ये आगे से यहाँ पे अपने डिमोनिक क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए यांग जियान के ऊपर अटैक करता है तो यांग जियान स्पीयर की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसको देख के यहाँ पे एम्परर ये काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि यांग जियान इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा कि वो उसकी स्ट्राइक को इजीली ब्लॉक कर लेगा। लेकिन तभी वो अपने क्लॉ को एक मुट्ठी के तरीके बंद करता है और आगे से कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाने वाले को कौन रख सकता है, वो स्वर्गवासी बनेगा ही। वहीं पे हम लोग हवाओं की वजह से रूलियान को देखते हैं जो कि गिरे जा रही थी तो जिन्हें उसे सहारा देता है कमर से पकड़ के और उसे कहता है कि तुम्हें मेरा सहारा लेना चाहिए। एक हीरो का काम ही होता है सिटी को बचाना, ना कि लड़की को बचाना, हरामी। वहीं पे रूलियान आगे से पूछती है कि यांग जियान ठीक तो होगा ना, कहीं उसकी फील्डिंग तो सेट नहीं हो गई। इस पे जिन्हें आगे से कहता है चिंता ना करो, उसने कई सारी फाइट लड़ी हुई है, उसे अच्छे से पता है क्या करना है। इसके बाद हम लोग यांग जियान को देखते हैं जो कि बाहर निकलता है जो कि सही सलामत था और वो एम्परर ये से कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पे छुपे हुए हो। अब उसी टाइम पे 900 बग यहाँ पे यांग जियान के पीछे जाता है और उसके ऊपर स्ट्राइक कर देता है जिससे यांग जियान घायल हो जाता है और वो उसे पूछता है कि तुम हमला क्यों कर रहे हो भाई, तुम तो हमारी साइड पे थे ना। इसके बाद हम लोग गोल्डन सिसाडा और जोबाजी को देखते हैं और ये लोग भी यहाँ पे जिन्होंने की तरफ भूखी नजरों से देखने लगते हैं कि साले को यहीं पे ही नोच लूंगा। रूलियन आगे से पूछती है इनके साथ क्या हो गया भाई, इनके चेहरे इतने ज्यादा भयानक क्यों लग रहे हैं। इस पे जिन्होंने आगे से कहता है अगर तुम देख सकती हो तो ये पक्का इल्यूजन नहीं है। और फिर जिन्होंने को इनके अंदर से किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था जो कि काफी ज्यादा तेज था और उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये लोग उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं, उनकी लॉयल्टी इतने समय काफी ज्यादा हाई है। और वो सिस्टम से पूछता है कि ये क्या हो रहा है तो सिस्टम आगे से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। इस पे जिन्होंने आगे से ये कहता है कि मैं यहाँ पे किसी ऐसे से भिड़ गया जो कि यहाँ पे ग्रेट परफॉर्म्ड इमॉर्टल रियलम पे है, जिसकी वजह से क्या मेरा खेल यहाँ पे अपने ही लोगों के हाथों खत्म होगा क्या। इसके बाद जोबाजी यहाँ पे जिन्वे के ऊपर हमला करता है तो जिन्वे जल्दी से उसे डॉज करता है। वह फिर रूलियन जिन्वे से पूछती है कि ये लोग तुम्हारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं, क्या ये तुम्हारे सबऑर्डिनेट नहीं थे। जिन्वे आगे से पूछता है मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे थोड़ी ना पता है, पहले भागो यहाँ से, इससे पहले कि हमारी फील्डिंग सेट हो जाए। लेकिन उस टाइम पे इन लोगों के सामने गोल्डन सिसाडा आता है जो कि आगे से कहता है भागने का कोई फायदा नहीं है मालिक, आपकी फील्डिंग हम ही लोग सेट करेंगे। जिसके बाद वो यहाँ पे जिन्वे के ऊपर पाम अटैक करता है तो जिन्वे उसे भी डॉज करता है। तो जिन्वे उसे कहता है मजा आ रहा है क्या भाई मुझसे फाइट करने में, थोड़ा तेज तेज अटैक करो ना। उसी टाइम पे जोबाजी आ जाता है तेजी से अटैक करने के लिए। तो फिर उसी पल हम देखते हैं कि उन दोनों के पीछे पोर्टल खुलता है जहाँ पे डाजे की टेल आती है जो कि उन दोनों को पकड़ लेती है। इसके बाद डाजे भी वहाँ पे एंट्री मारती है पोर्टल के जरिए और ये पता नहीं किसके ऊपर बैठी हुई थी, जो भी था। इसके बाद वो जिन्वे के ऊपर छलांग लगा लेती है और उससे कहती है कि उसने यहाँ पे जिन्वे को काफी ज्यादा मिस किया। जिन्वे डाजी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पे डाजी आगे से बताती है कि वो पैलेस के अंदर है कि आराम से ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन तभी उसके पास यहाँ पे डेटिंग आ गया जो कि यहाँ पे जिन्वे को सर्व करने के लिए आया था। तो वो उसके साथ यहाँ पे जिन्वे से मिलने के लिए आ गई। जिन्वे आगे से पूछता है कि ये डेटिंग कौन है भाई। तो फिर हम लोग देखते हैं कि जिन्वे का ये नया संबंध है जिसका नाम डेटिंग था। हमें बताया जाता है कि ये लेजेंड एंड मिथ से आया है जो कि एक डिवाइन बीस्ट है और इसकी कल्टीवेशन यहाँ पे ग्रेट गोल्डन इमॉर्टल की फर्स्ट स्टेज है। जिन्वे उसे कहता है कि तुम एक डिवाइन बीस्ट हो, मेरे लिए काम करना तुम्हारे फ्यूचर के लिए बढ़िया नहीं रहेगा। लेकिन डेटिंग को यहाँ पे फ्यूचर की कोई भी चिंता नहीं थी, वो जब तक जिन्वे के साथ रहता है उसे सब कुछ ठीक लगता है। वहीं पे जिन्वे हम लोगों को बताता है कि डेटिंग यहाँ पे बुद्धिसत्वा कैसेस्ट्रिग्भा का माउंट है। मैं सही से नहीं पढ़ा पाया, सॉरी, लेकिन ये उसका माउंट है बस। और जिन्वे अपने मन के अंदर सोचता है कि इसी टाइप का माउंट उसके लिए यहाँ पे परफेक्ट रहेगा। इसके बाद वो डेटिंग को बताता है पता नहीं ये दोनों अचानक से मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इनके दिमाग के साथ कुछ तो गड़बड़ लोचा हुआ है। इस पे डेटिंग उनके पास जाता है और उन्हें सूंघ के बताता है कि इनके साथ यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं हुई है, बल्कि ये लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमन ब्लड से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। डिमोनिक की और ब्लड इनके साथ मिलकर यहाँ पे इनके माइंड को थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है, जिससे इन लोगों का जजमेंट खराब हो चुका है और ये यहाँ पे अपने ही साथियों को दुश्मन समझ के उन्हें खत्म करना चाहते हैं। और तब जाके जिन्वे को समझ में आ जाता है कि इसीलिए एम्परर यहाँ पे लगातार इन लोगों के ऊपर कई सारे डिमोनिक बिस्ट से हमला करा रहा था, जबकि उनकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, ताकि उन सभी का डिमन ब्लड यहाँ पे इन दोनों के ऊपर लग सके और ये लोग यहाँ पे एम्परर ये के लिए कठपुतली बन सके जो कि जिन्वे के खिलाफ ही काम करेंगे। जिन्वे डेटिंग से पूछता है कि ये सब कुछ डिमन ब्लड के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है, क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है। डेटिंग आगे से बताता है कि काफी ज्यादा इजी है, बस हम लोगों को इनकी बॉडी के ऊपर से डिमन ब्लड को हटाना पड़ेगा, जिसके बाद ये लोग अपनी कॉन्शियस को हासिल कर लेंगे। जिन्हें उसे कहता है अगर तुम ये कर सकते
सकते हो तो फिर करो, अगर कोई मदद की जरूरत हो तो फिर मुझसे मांग लेना। इस पे जुनू इन लोगों से बस इतना ही कहता है कि थोड़ा सा पीछे हटना, जिसके बाद वो सबसे पहले इन लोगों के ऊपर यहाँ पे बहुत तेज हवा से हमला करता है। बस फूंकता है तो आंधी जैसी हवा आ जाती है जो उनको उड़ा देती है। वहीं पे जुनवे को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, जिसके बाद हम लोग डेटिंग को देखते हैं जो कि धड़ाम से भाई इनके सर के ऊपर अपना सर दे मारता है, एकदम फुल ताकत से अटैक कर, जैसे किसी सांड ने तुम्हें मार दिया हो, वो भी भारी भरकम वाले। खैर डेटिंग की एक टेक्निक थी जिसका नाम हार्ट रीसेट था, जिससे यहाँ पे ये सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। खैर इसके बाद अगला नंबर यहाँ पे 900 बग का था, क्योंकि डेटिंग उसकी तरफ भी आगे बढ़ा था अपना प्यार देने के लिए। वहीं पे ये दोनों अपने मन के अंदर सोचते हैं भगवान का शुक्र है कि हमें ये मार खानी नहीं पड़ी, नहीं तो हमारा भी सर फूट जाता। इस पे गोल्डन सिसाटा इन लोगों को ये लग रहा था कि यहाँ पे जिनमें एक डिमेनस यानी कि रूलियन के हाथों पोजेस होने वाली थी, इसलिए वो लोग यहाँ पे उसे एलिमिनेट करना चाहते थे, लेकिन वो सब कुछ एक ट्रैप था। इस पे ये दोनों आगे से कहते हैं कि हम तुम्हें राक्षस दिखाई देते हैं। खैर इसके बाद में उन लोगों से कहता है कि एम्परर ये का ये सब कुछ खत्म हो चुका है, अब वो ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। तो फिर सीधा उसके पैलेस के अंदर चलते हैं और उसकी गद्दी दबोचते हैं ये सब कुछ करने के लिए। इसके बाद हम लोग यांग जियांग को देखते हैं जो कि अभी भी पैलेस के ऊपर लगे हुए बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो फिर एम्परर उन लोगों के ऊपर हमला करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसल के अंदर आने की। इस पे जिन्हों आगे से कहता है अंदर आने की नहीं, हम लोग आ चुके हैं, वो फालतू में लड़ रहा है ऊपर, पता नहीं क्यों। तो फिर एम्परर यहाँ पे जिन्हों के ऊपर अपने क्लॉ से अटैक करता है, तो डाजी जल्दी से जिन्हों को लेकर साइड में हट जाती है, वो भी हट सकता है बहन, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। कहता कि एम्परर ये भी आगे से कहता है कि तुम तो औरतों के पीछे छुप रहे हो यार, शर्म नहीं आती क्या, जबकि उसकी कल्टीवेशन भी तुमसे कम है। जिसके बाद डायलॉग मारता है जो मैं कट कर दिया, क्योंकि अगले ही पल हम लोग यहाँ पे यांग जियान को देखते हैं जो कि यहाँ पे दोबारा एम्परर के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि जिन्हों से लड़ने से पहले तुम पहले मुझसे तो लड़ो। इसके बाद वो एक पावरफुल अटैक करता है और यहाँ पे बैरियर को तोड़ देता है। और फिर हम लोग कुछ डिमंस को देखते हैं जो कि पहले बेचारे मार खा के पड़े हुए थे, इनके हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये लोग यहाँ पे यांग जियान के बारे में बात करते हुए कहते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है, ऐसा लगता है कि एम्परर ये की फील्डिंग इस बार सेट है। इस पे एक दूसरा डिमन आगे से कहता है कि इसीलिए तो वो यहाँ पे इतनी आसानी के साथ टू डिमन किंग को भी तो मार पाया था, पता नहीं एम्परर ये के साथ क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि वो लोग यहाँ से भाग निकले, पता चले एम्परर ये यहीं पे ही निपट जाए। इसके बाद लोग एम्परर ये को देखते हैं और ये सच में यहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहा था। उसी टाइम पे यहाँ पे यांग जियान इसके ऊपर सरप्राइज अटैक करता है और इसे धड़ाम से नीचे गिरा देता है। लेकिन यांग जियान ये देख के हैरान हो जाता है कि इतना पावरफुल अटैक करने के बावजूद यहाँ पे एम्परर ये को कुछ भी नहीं हुआ और उसने अटैक को इजीली ब्लॉक कर लिया। वहीं पे गोल्डन सिसाटा को कुछ तो गड़बड़ लगी थी, लेकिन जो बाजी को ऐसा लग रहा था कि यांग जियान यहाँ पे एम्परर ये को टेस्ट कर रहा है बस। इसके बाद हम लोग यहाँ पे यांग जियान को देखते हैं जो कि आगे से दोबारा तीसरी आंख का इस्तेमाल करता है और इवल डिस्ट्रॉइंग डिवाइन आई का इस्तेमाल करते हुए एम्परर ये के ऊपर डिवाइन एबिलिटी अर्थ सैटरिंग आर्ट का इस्तेमाल करता है और पावरफुल स्लैश एम्परर ये के ऊपर मार पाता। उससे पहले ही हम लोग देखते हैं कि एम्परर ये भी अपने ट्रू फॉर्म के अंदर आता है, जो कि यहाँ पे उसके अटैक को रोकते हुए यांग जियान से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हुए हो। रेटिंग जिन्हें से कहता है कि हम लोगों को इस जगह से तुरंत निकल लेना चाहिए, ये काफी ज्यादा पावरफुल इंपैक्ट है, अगर वो लोग यहाँ पे रुकेंगे तो फिर वो लोग काफी ज्यादा घायल हो सकते हैं। तो फिर हम लोग पीछे की तरफ यहाँ पे यांग जियान के स्लैश को देखते हैं जिसने यहाँ पे एम्परर ये के 2 टुकड़े कर दिए थे और पिजन डेटिंग के ऊपर बैठ के यहाँ से निकल लिया था ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। इसके बाद हम लोग एम्परर ये को देखते हैं जिनके हालात कुछ ज्यादा ही खराब थे क्योंकि वो यहाँ पे निपटने वाले थे। वहीं हम इन चारों को देखते हैं जो कि यहाँ पे यांग जियान के स्टंट को देख के एकदम हैरानी हो चुके थे। वहीं पेरोलियन जिनवे से पूछते इतना ताकतवर लोग यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, वो तुम्हारा कहना क्यों मानते हैं। इस पे जिनवे आगे से कहता है क्योंकि मैं एक एम्परर हूँ भाई और मुझे फॉर्चून ने ब्लेस्ड किया है, किस्मत मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसलिए ताकतवर लोग मेरे सामने सर झुकाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में तो तू सर झुका रहा था यार, हमें इतना ही याद है, तुझे मजदूर बना के पत्थर तोड़वाने वाले थे, एक नॉर्मल से ह्यूमन ने तेरी फील्डिंग सेट कर रखी थी। फिर इसके बाद हम लोग यांग जियांग को देखते हैं जो कि यहाँ पे एम्परर ये से कहता है कि तुम सच में शक्तिशाली हो यार, इसीलिए तुम यहाँ पे इन्फिनाइट रीजन के रूलर हो। इस पे एम्परर ये आगे से कहता है मेरी तारीफ करो यार हिफनी कि मुझे हरा के यहाँ पे तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। फिर हम लोग सभी डिविस्ट को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि एम्परर ये की फील्डिंग सेट है वो हारे जा चुके हैं, ऐसा लगता है इन्फिनाइट रीजन अब पूरी तरीके से बदलने वाला है। वहीं पे जिन्होंने अपने मन के अंदर सोच रहा था कि इन्फिनाइट रीजन या फिर साउथर्न रीजन से बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये काफी ज्यादा बड़ा है और ऊपर से यहाँ पे जो भी मॉन्स्टर रहते हैं वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसी जगह का मिलना यहाँ पे किसी सोने के मिलने से कम नहीं है। अगर वो इस जगह को यहाँ पे बाउंड कर ले और यहाँ का नया रूलर बन जाए तो ये उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। वह रेटिंग यांग जियान से कहता है कि जल्दी से उसे खत्म करो यार, उसे भागने ना दो। इस पे यांग जियान यहाँ पे एम्परर ये को खत्म करने के लिए आगे आ ही रहा था, जिसके बाद वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और हमें सिर्फ चीख सुनाई देती है। लेकिन यांग जियान ने यहाँ पे एम्परर ये को खत्म नहीं किया था क्योंकि वो सरेंडर करना चाहता था। जिन्हें उसे पूछता है सच में सरेंडर करना चाहते हो ना, तो वो आगे से कहता है हाँ भाई, और जिन्हें उसे ताना मारते हुए कहता है करोगे ही भाई, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चॉइस कहाँ है मरने के अलावा। वहीं पे एम्परर ये मन के अंदर जिन्हों को गाली देते हुए कहता है साले मैं यहाँ का कभी रूलर हुआ करता था और हजारों सालों तक इस जगह को रूल किया है, थोड़ी तो कम से कम रिस्पेक्ट दिखा दे। वहीं पे यांग जियान जिन्हों से पूछता है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। वहीं पे जिन्हों को अच्छे से पता था कि केतली काफी ज्यादा गर्म होती है और बिना कपड़े के उसे पकड़ना हानिकारक हो सकता है। अगर वो एम्परर ये को ऐसे ही छोड़ देगा तो वो कभी भी यहाँ पे फाइट बैक कर सकता है और पीठ पे खंजर भोग सकता है। इसलिए जिन्हों को कोई मंत्र पंत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे एम्परर ये दोबारा फाइट बैक
अटैक न करे। पता चले जुनवे 2-3 दिनों के लिए इन्फिनिट रीजन से बाहर गया और एम्पायर ये ने दोबारा यहाँ पे कब्जा कर लिया। अब उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बटरफ्लाई लेडी आती है जो कि जुनवे से कहती है कि उसके पास एक रास्ता है। जुनवे से कहता है कि तुम तो ऐसे गायब हुई थी कि जैसे सीधा अगले ही सीजन में मिलोगी, अब वापस क्यों आ गई। वह पे डाजी बटरफ्लाई लेडी को जैसे ही देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि अभी तक किसी ने भी उसे महसूस नहीं किया था। वह पे वो पहली बार मिली है तो वो यही सोच रही थी कहीं ये दुश्मन ना निकल जाए। तो बटरफ्लाई लेडी नीचे आती है और वो जुनवे के होठों को छूते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स वो उसकी मदद करने के लिए आई है। तो पीछे से रूलियन आगे से कहती है बातें करो ना, छू कह रही हो। तो जुनवे उसकी चोंच को बंद करते हुए बटरफ्लाई लेडी से कहता है कि हम किस बारे में बात कर रहे थे, कंटिन्यू करिए ना आप। वहीं पे एम्परर ये भी बटरफ्लाई लेडी को पहचानता था और वो उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, कि आप मेरी वजह से यहाँ पे आई हैं। इस पे बटरफ्लाई लेडी एम्परर ये से कहती है कि मैंने एक बार कहा था कि मैं इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन से ही शादी करूंगी, अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि तुम वो नहीं हो। जिस पे बेचारे एम्परर का दिल टूट जाता है। जमीन के साथ साथ औरत भी गई जिसको पसंद करता था। वह बटरफ्लाई लेडी जुनवे से कहती है कि वो उसे सिखाएगी कि यहाँ पे एम्परर ये के दिल को कैसे जीता जाता है। नहीं दीदी, मुझे यहाँ पे आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ वाली चीज नहीं देखनी। जिसके बाद वो अपने पास से एक बाटली बाहर निकालती है और जुनवे को बताती है कि इसके अंदर एक मिस फॉर्चून इंसेक्ट है जो कि यहाँ पे 2 चीजों के अंदर डिवाइडेड है, मेन इंसेक्ट एंड सेकेंडरी इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब कीड़ा। एक बार अगर ये कीड़ा इसकी बॉडी के अंदर चला गया तो ये कभी भी उसे बाहर नहीं निकाल पाएगा और जो कोई भी यहाँ पे मेन इंसेक्ट को अपने पास रखेगा ये सिर्फ उसके कहना मानेगा और उसके ऑर्डर्स को सुनेगा। जुनवे उस कीड़े को देखते हुए कहता है कि यार मांसाहारी ना बनाओ, आई एम द वीगन गाय। ये काम भी करेगा कि फालतू में कीड़ा निकल लूं? कौन ऐसा कीड़ा भाई अपनी बॉडी के अंदर रखना चाहेगा। वह गोल्डन सीजर जुनवे से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे बटरफ्लाई लेडी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए उसके ऊपर भरोसा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वह जुनवे अपने मन के अंदर सोचता है टकलू की भी बात एकदम सही है, मैं इसे अच्छे से नहीं जानता हूँ लेकिन इसने मेरी कई बार जान बचाई है। लेकिन समस्या ये भी है कि अगर एक बार कीड़ा बॉडी के अंदर गया तो फिर उसे वापस नहीं निकाला जा सकता। वह बटरफ्लाई लेडी जुनवे से कहती है कि भी डर रहे हो यार, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस खा लूंगी, क्योंकि वो जीभ फेर रही थी। उसी टाइम पे योंग सेंग बाहर निकलता है और वो जुनवे से कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, मेरी बात मानो तो इससे दूरी रहो। जुनवे उसे पूछता है कि तुम्हें सच में इसके बारे में पता है कि ये कौन है। जिस पे योंग सेंग जुनवे को बताता है कि ये एक टाइम पे काफी ज्यादा खतरनाक विच हुआ करती थी। जिस पे जुनवे अपने मन के अंदर सोचता है अगर ये योंग सेंग के जमाने से जिंदा है तो इस हिसाब से इसे तो यहाँ पे 10-15 हजार साल पुरानी होनी चाहिए। इस हिसाब तो ये चला लिविंग फॉसिल है। फॉसिल उनको कहते हैं अवशेष, जैसे कि डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं, जैसे हड्डियां हो गई या फिर पत्थर में जमा हुआ कुछ नहीं निकलता वैसे ही। हालांकि योंग सेंग जाते हुए जुनवे से कहता है चिंता ना करो, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जिस पे जुनवे से कहता है ये क्या है भाई, पहले न सुलझाओ, साला पहले तुमने कहा कि तुम मुझे कभी भी कुछ भी नहीं करोगे और मुझे तुम्हारे ऊपर किसी भी कीमत पर भरोसा करना पड़ेगा। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि ये साले तितली वाली लड़की भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मैं कैसे यकीन करूं यार, कुछ तो समझा के जाओ, यहाँ पे कोई थोड़ी ना चल रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति। खैर इसके बाद बटरफ्लाई लेडी यहाँ से जाते हुए जुनवे से कहते हैं अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो फिर मैं जा रही हूँ, सायोनारा। जुनवे से कहता है रुको यार, किसने कहा मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करता। और फिर वो मन के अंदर सोचता है अगर योंग सेंग उसे नुकसान पहुंचाना चाहता तो फिर वो काफी लंबे टाइम से ही उसे नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। साले कुछ लोग समय आने पे भी नुकसान पहुंचाते हैं, इतना ज्यादा भरोसा ना किया करो किसी के ऊपर, बताओ मेरी बात गलत है। इसीलिए वो इस वाले प्रिंसिपल को अगर उसे नुकसान पहुंचाना होता तो वो कब का ही पहुंचा जाती। बटरफ्लाई लेडी के ऊपर भी लगा देता है, यही सोचते हुए कि ये कुछ भी नहीं करेगी। और ऊपर से वो यहाँ पे योंग सेंग का वेसल भी तो है, वो कभी भी यहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर कोई भी खतरनाक चीज जाने नहीं देगा जो उसे नुकसान पहुंचाएगी। फिर इसके बाद वो यहाँ पे बटरफ्लाई लेडी से कहता है कि कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो कीड़ा दो, साले को जवान में धर के ही निकल जाऊंगा। टेम्पल काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ पे कई सारी फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। ये टेम्पल से इसने मुझे बचाने के लिए यहाँ पे टेम्पल को धोखा दे दिया है, तो ये कभी भी हमारे खिलाफ नहीं जाएगी। और जुनवे आगे से ये कहता है कि जब तक वो यहाँ पे इन्फिनिट रीजन के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसका रूलर बन जाता है और साथ ही में साउथर्न रीजन के लिए यहाँ पे पोर्टल भी बना देता है, तो वो यहाँ पे कोई भी रिस्क लेने के लिए राजी है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर से मेन इंसेक्ट बाहर निकलता है जो कि लेडी बग थी, जो कि जुनवे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जा रही थी तो उसका साइज बड़ा होते जा रहा था। जुनवे आगे से कहता है कैसे निकलूं यार, ये तो बत्ती बड़ी होती जा रही है। तो वो लेडी बग सीधा जुनवे की बॉडी के अंदर ही घुस जाती है, लेकिन कोई भी चोट का निशान नहीं और कोई भी वो दुख या फिर खून वून नहीं। इस पे बटरफ्लाई लेडी उसे बताती है कि वो तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज हो चुकी है, अब तुम्हारे एसेंस का कतरा कतरा उसका ही हिस्सा है। जो भी यहाँ पे तुम्हारे एसेंस को कंज्यूम करेगा वो कभी भी उसे उगल नहीं पाएंगे और आधे घंटे के अंदर वो तुम्हारे स्लेव बन जाएंगे। और इस वाले मेथड को देख के तो ये लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसा यार, अब तुम लोग तो अभी तक यहाँ पे ज़ूफेन से मिले भी नहीं हो, साला वो कीड़ा ऐसा खिला कि जिंदगी भर का सरदर्द मिल जाए। वो लोग एम्परर ये को देखते हैं जो कि आगे से बटरफ्लाई लेडी से कहता है कि मैंने यार तुम्हारा हर बार चिंता रही, तुम्हारे बारे में मैंने केयर किया, लेकिन तुम मुझे इस तरीके से धोखा और दर्द कैसे दे सकती हो। जिस पे बटरफ्लाई लेडी यहाँ पे जुनवे की तरफ देखते हुए कहती है कि मेरा दिल पहले ही किसी और का हो चुका है, इसलिए मैं भाई कभी किसी के ऊपर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करता। वह जुनवे अपने मन के अंदर सोचता है कि ये मेरे बारे में बात कर रही है क्या, लेकिन तो मेरे पास तो पहले ही यहाँ पे कई सारी बीवियां हैं। फिर इसके बाद वो यहाँ से जाते हुए कहती है कि अब ये कीड़ा उसके साथ मर्ज हो चुका है तो वो यहाँ से जा रही है। और वो जुनवे से ये भी कहती है कि चिंता ना करो अंकल, अगर टेम्पल कभी भी यहाँ पे तुम्हारे साउथर्न रीजन के
अंदर बवाल मचाता है तो फिर मैं मदद करने के लिए आ जाऊंगी। लेकिन वो जाते जाते जुनवे से ये भी कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना भूल गई कि यहाँ पे 2 मेन इंसेक्ट हैं। इस पे जुनवे आगे से कहता है गई भैंस पानी पे, कर ली लड़की पे भरोसा गई। और वो मन के अंदर सोचता है मिल गया धोखा, वो भी अभी की अभी। इस पे जुनवे आगे से कहता है इसका मतलब कि मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा। तो बटरफ्लाई लेडी आगे से कहती है नहीं रे, दरअसल वो मेन कीड़े यहाँ पे मेल एंड फीमेल की डिवाइडेड में है, मतलब पेयर है, जोड़े के रूप में आते हैं। फीमेल मेरी बॉडी के अंदर और मेल वाला तुम्हारी बॉडी के अंदर। जुनवे अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कितने सरप्राइज मिलेंगे यार। मैं बेजूबाजी जुनवे से कहता है कि यार तुम तो हमेशा लड़कियों की तरफ गिरे ही रहते हो, थोड़ा सा हमें भी अपना चाम हम दे दो यार, हमारी भी लड़की बन जाए। वह जुनवे को कुछ फील हो रहा था कि कोई उससे दूर जा रहा है लगातार। साले 2 पति पत्नी को अलग कर दिया, कीड़ा तो अंदर ही है ना, उसकी बीवी को और लेके जा रहा है तो दर्द तो होगा है ना उसे, बिकॉज दोनों जोड़े के अंदर आते हैं और दोनों ही यहाँ पे मेल एंड फीमेल के अंदर हैं, तो इनके बीच में कनेक्शन है। और जैसे जैसे बटरफ्लाई लेडी दूर जा रही है तो फिर उसे यहाँ पे दूरी महसूस हो रही है। इसके बाद जुनवे एम्परर ये की तरह मुड़ता है और आगे से कहता है तो पहली किस्त कौन कटवाएगा। जिसपे एम्परर आगे से कहता है मुझे नहीं कटवानी, मुझे खत्म कर दो, लेकिन ये काम ना करो यार, ये गलत बात है। पता चले यार मैं साला सेक्स उस कर रहा हूँ और तुम मेरे ऊपर नजर बनाए रखे हो, गलत बात है ना, ये हमारी भी प्राइवेसी है यार। लेकिन तभी उसकी गुद्दी के ऊपर मार के उसके बेहोश कर दिया जाता है और जुनवे अपनी बॉडी के अंदर से एसेंस को बाहर निकालता है और एम्परर ये की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिससे वो यहाँ पे गुलाम बन जाएगा। वहाँ पे योंग सिंह बाहर निकलता है और वहाँ पे जुनवे को बताता है कि वो जो कीड़े वाला जोड़ा था उसको यहाँ पे पैदा होने में 1 लाख साल लगते हैं। माधवे ने ढूंढना भी काफी ज्यादा टफ है, लेकिन इसके बावजूद बटरफ्लाई लेडी ने यहाँ पे ढूंढा और उनमें से एक को जुनवे को दे दिया। जुनवे उसे पूछता है तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे बटरफ्लाई लेडी तुम्हें पसंद करती है जो कि तुम मेरी बॉडी के अंदर घुसे हुए हो। इस पे योंग सिंह आगे से कहता है दादा मैं पहले ही मर चुका हूँ, जिंदा आत्मा हूँ और कुछ भी नहीं, छू के भी कुछ महसूस नहीं कर सकता, बस देख के तड़प ही सकता हूँ। और उसे इस बारे में पहले से ही पता है कि मेरी किस्त पहले ही कट चुकी है, लेकिन जब तुम्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा तो फिर फ्यूचर में उसे अच्छे से ट्रीट करना। इस पे जो मन के अंदर सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने किसी बाप से उसकी लड़की का हाथ मांग लिया है और वो मुझसे कह रहा है कि बेटी का ख्याल रखना है तो नीले ड्रम में मिलोगे। खैर इसके बाद हम लोग एम्परर ये को देखते हैं और हम लोग जादू देखते हैं। ये जुनवे के सामने घुटने टेकता है और उससे यहाँ पे अपना मास्टर कहता है, हालांकि वो मन के अंदर यही कह रहा था कि मैं साला क्यों ये कर रहा हूँ, क्यों क्यों, लेकिन उसकी बॉडी हड्डियां गुर्दे फेफड़ा खून कुछ भी नहीं मान रहा था। जुनवे उसे कहता है कि इन्फिनाइट रीजन अभी भी तुम्हारे अंडर कंट्रोल में रहेगा, लेकिन तुम यहाँ पे ग्रेट हेवनली किंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे और उनके साथ यहाँ पे कनेक्शन में रहोगे। कुछ दिनों बाद हम लोग तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और तुम यहाँ पे कनेक्शन गेट बनवाओगे, बेसिकली टेलीपोर्टेशन गेट। और जुनवे उसे कहता है अगर तुमने यहाँ पे थोड़ी सी भी चालाकी की तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी के ऐसे ऐसे टुकड़े करूंगा कि तुमने सोचे भी नहीं होंगे। इसके बाद वो उसे डराते हुए कहता है कि मेरे शब्दों के खिलाफ कभी भी ना जाना। इस पे एम्परर तुरंत मान जाता है क्योंकि अब वो बेचारा कर भी क्या सकता है। साथ ही में उसका साइड मिशन कंप्लीट हो जाता है जो कि एम्परर को हराने वाला था। इससे जुनवे को यहाँ पे गॉड पीक का चांस मिलता है। साथ ही में वो यहाँ पे एक गॉड की आर्मी को समन कर सकता है और साथ ही में वो यहाँ पे गॉड डंजन को भी अब इस्तेमाल कर सकता है। वह पे जुनवे सिस्टम से पूछता है कि गॉड पीक को क्या आसानी के साथ एक्टिवेट किया जा सकता है। इस पे सिस्टम उसे कहता है तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद जुनवे इस बारे में सोचने लगता है कि उसे यहाँ पे किसके ऊपर अब गॉड पीक का इस्तेमाल करना चाहिए, गोल्डन सिसाडा के ऊपर या फिर 900 बग के ऊपर या फिर जोबाजे के ऊपर जो कि पहले ही यहाँ पे अपनी पीक पे है। इसके बाद वो यहाँ पे गोल्डन सिसाडा से पूछता है क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो, जिस पे ऑफ कोर्स वो बंदा हाँ ही कहता है, ना तो कहेगा नहीं। तो जुनवे उसे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर भेजने वाला हूँ। इसके बाद वो आगे से गॉड पीक का इस्तेमाल करता है और गोल्डन सिसाडा को कुछ टाइम के लिए भेज देता है ताकि वो ताकतवर बन सके। इसके बाद गोल्डन सिसाडा वहां से गायब हो जाता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है। वह पे जो बाजी जुनवे से पूछता है कि मास्टर कहाँ पे चला गया, तो जुनवे उसे बताता है कि वो 1 दिन के बाद वापस आ जाएगा, चिंता ना करो। इसके बाद जुनवे जब कल्टीवेट कर रहा था तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि गोल्डन सिसाडा अपने पीक पे पहुंच चुका है। तो जुनवे यहाँ पे हमें गोल्डन सिसाडा का एट्रीब्यूट पैनल दिखाता है जहाँ हमें पता चलता है कि उसकी कल्टीवेशन इतनी टाइम पे मिडिल स्टेज ऑफ द ग्रेट परफाउंड इमॉर्टल रियलम है और साथ ही में उसकी लॉयल्टी यहाँ पे लगभग फुल हो ही चुकी है, 99 ही बची है। साथ ही में उसे यहाँ पे 2 डिवाइन एबिलिटीज में मिल चुकी है, तागाता का पाम और साथ ही में 10,000 इनकारनेशन। खैर इसके बाद गोल्डन सिसाडा जब वहां पे वापस आता है तो फिर हम इसके पीछे रिंग को देख पाते हैं। अब इस रिंग का पता नहीं मतलब क्या होता है, लेकिन ये पावर को दर्शाने के लिए होता है। अक्सर हम लोगों ने जू फैन वाली पेटेड विलन के अंदर देखा है कि उनके पीछे एक रिंग आ जाता है जो कि उनकी इमोर्टैलिटी को दिखाता है। फिर इसके बाद वो आगे बढ़ता है और जुनवे को ग्रीट करता है। तो जुनवे उसे पूछता है पहले मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम यहाँ पे टैंग सैंग जैंग है या फिर गोल्डन सिसाडा है। जिसपे गोल्डन सिसाडा आगे से कहता है टैंग सैंग और गोल्डन सिसाडा बस इस बॉडी के लिए कोड नेम है और कुछ भी नहीं। जुनवे के मन के अंदर जो है वो उसे बुला सकता है। तो जुनवे उससे कहता है कि मैं तुम्हें गोल्डन सिसाडा ही बुलाऊंगा, फिर टकलू कहीं का। इसके बाद वो लोगों से कहता है कि जर्नी टू द वेस्ट से सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अब सिर्फ यहाँ पे सन वुकोंग और व्हाइट ड्रैगन ही बचा हुआ है। इसके बाद जर्नी टू द वेस्ट के जितनी भी नॉवल है, जितने भी कैरेक्टर है वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं सन वुकोंग और यांग जियन। जुनवे से कहता है कि सन वुकोंग को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जुनवे आगे से पूछता है क्यों। इस पे गोल्डन सिसाडा आगे से कहता है कि सन वुकोंग 2
धारी तलवार की तरह है जिसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा टफ होता है। वहीं पे रोलियन को सन वुकांग के बारे में पता ही नहीं था, तो वो पूछती है कि ये कौन है। जिनवे उसे बताता है चाइनीज चाइल्डहुड टेल्स का हीरो, यानी कि सभी के बचपन की कहानियों का हीरो। तो फिर रोलियन आगे से पूछती है कि ये चाइनीज कौन है, जिसपे जिनवे आगे से बताता है कि ऐसा नेशन जिसने यहाँ पे कई सारी कठिनाइयों और बैक स्टेप्स का सामना किया है, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार ग्रो होता ही रहा, रोता ही रहा। मुझे चाइना के बारे में नहीं पता, लेकिन इंडिया के बारे में जरूर पता है, हर एक लड़ाई में धोखेबाजी हुई है। इसके बाद डाजी यहाँ पे जिनवे से पूछती है कि अब वो लोग आगे क्या करेंगे। इस पे जिनवे आगे से बताता है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे साउथर्न सी रीजन के अंदर जाएंगे। इसके बाद वो लोग सबसे पहले यहाँ पे एक डाउन फैंग सिटी से होते हुए गुजर रहे थे, तो फिर गार्ड यहाँ पे जिनवे से मना कर देता है कि मॉन्स्टर यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते हैं, जिनका लेवल यहाँ पे 5 स्टेज से ऊपर का है। जिसपे ज़ूबाजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो आगे से कहता है कि साला मैं कोई मॉन्स्टर थोड़ी ना हूँ, मैं यहाँ पे गॉड का दूध हूँ। तो फिर जिनवे आगे से पैसा फेंक के मारता है, तो वो लोग अभी भी नहीं मानते। तो जिनवे और भी ज्यादा पैसा फेंक के मारता है, तो फिर वो सभी पैसा बटोरने लगते हैं और जिनवे यहाँ पे गेट से अंदर आ जाता है। फिर वो जैसे ही सिटी के अंदर आते हैं, तो फिर एक घोड़ेबाज इनकी तरफ तेजी के से आगे बढ़ रहा था। ये कहते हुए रास्ते से हटो, नहीं घोड़ा चढ़ा दूंगा। जिनवे आगे से कहता है कि तुम एक 4th लेवल के बीस्ट को गली के बीच में दौड़ा रहे हो, शर्म नहीं आती? आसपास के लोगों को इतनी ज्यादा चोट लग सकती है। इसके बाद वो ड्रैगन की को रिलीज करता है और उसके बीस्टरों से अलग कर देता है, और ये दोनों ही पता नहीं किसी छत से जा टकराते हैं। वहीं पे जिनवे ने दोबारा किसी लू फैमिली के बंदे के ऊपर अटैक कर दिया, और पब्लिक में लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि अब इनका बंटाधार है। हालांकि जो लू फैमिली है उसका कनेक्शन यहाँ पे टेंपल के साथ में जरूर है। जिनवे आगे से कहता है अच्छा, तो ये लोग यहाँ पे टेंपल के कुत्ते हैं। खैर इसके बाद जो लू फैमिली का चेला था वो आगे से यहाँ पे जिनवे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये कहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे घोड़ों को दूर करने की, जाओ यार। तो फिर सामने से डाजी बाहर निकलती है, जो कि अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए लू फैमिली के यंग मास्टर को वहीं पे ही पकड़ लेती है। अब ये बेचारा अपनी एक मसल तक को यहाँ पे मूव नहीं कर पा रहा था, वहीं पे इसके ऊपर चाम का असर होने लगता है और ये डाजी को देखते हुए यहाँ पे सेड्यूस होने लगता है। तो फिर जिन्हें उसे कहता है मेरी औरत पे लाइन मारता है, जिसके बाद वो उसके सीने के अंदर अपनी शॉट घुसा देता है। ये कहते हुए ये लो मेरी तरफ से तोहफा, जिसपे वो बंदा तुरंत यहाँ से भागने लगता है। तो जिन्हें सभी शॉट्स को भी उसके सीने के अंदर घुसा देता है और इसकी फील्डिंग यहीं पे ही सेट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे एक नया कैरेक्टर आता है जो कि जिन्हें से कहता है काफी ज्यादा बहादुर हो बच्चा, सिर्फ अर्थ इमॉर्टल रियलम पे हो, लेकिन इसके बावजूद इतनी ज्यादा गुंडागर्दी। तो फिर 9 हेडेड बग सामने आता है और वो जिन्हें से कहता है कि मुझे इसका बंटाधार करने दीजिए। इसके बाद वो यहाँ पे उस कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है और एक झटके के अंदर उसे भी यहाँ पे नॉकआउट कर देता है, और साथ ही में सामने जो बिल्डिंग थी वो भी यहाँ पे नॉकआउट हो जाती है। जिन्हें आगे से कहता है इसका गुस्सा कुछ ज्यादा ही भारी भरकम है यार, इसे तुम साला जिम में दबा के ही रखा करो, ज्यादा बाहर ना आने दिया करो। इसके बाद जिन्हें यहाँ पे तबाही मचाने के बाद दोबारा अपने सफर को कंटिन्यू कर देता है। और ये मरा नहीं यार, वो तो डेथ शॉट थी ना, ये बड़ी गलत बात है यार, साला अपने ही शब्दों से 2-3 बार फेरना पड़ता है मुंह। वहीं पे 9 हेडेड बग जिन्हें से कहता है कि वो बच्चा अभी भी जिंदा है, क्या गेम बजा दे उसका। इस पे जिन्हें आगे से कहता है नहीं, मोहरा है, देखते हैं कि रेनफोर्समेंट वो ला सकता है या नहीं हमारे जाने से पहले। वहीं पे जिन्हें अपने मन के अंदर सोचता है कि टेंपल के साथ जो भी अभी तक कांड हुआ है उसके बारे में पब्लिक को अभी तक नहीं पता चला है, जैसे वो लोग अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए सभी बातों को दबाए हुए हैं। इसलिए जिन्होंने ने यहाँ पे उस यंग मास्टर को छोड़ दिया, क्योंकि वो जाएगा अपने बाप को बताएगा तो उसका बाप टेंपल के पास जाएगा और टेंपल को यहाँ पे ताकतवर लोगों को भेजना पड़ेगा, और जिन्हें को यही चाहिए। इसके बाद हम उसी यंग मास्टर को दोबारा देखते हैं और उसने एक लड़की की फील्डिंग सेट कर दी थी। अब इसके दांतों पे सांप के निशान क्यों है, साले ड्रैकुला है क्या, खून पिया इसका तूने। खैर उसी टाइम पे इस लड़के का बाप यहाँ पे आता है, जो कि उससे कहता है बेटा हमको तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लगते हैं, जिस हिसाब से तुम यहाँ पे पावर को कंट्रोल कर रहे हो और सिटी की तुमने बजा के रखी है, मुझे नहीं लगता कि तुम इस सिटी के कभी मास्टर बन भी पाओगे। तो फिर ये अचानक से घुटनों पे आ जाता है और अपने बाप से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो ये तुरंत ऐसे लात मार के दूर फेंक देता है, ये कहते हुए कि जैसे तुम्हारी हरकतें हैं तुम एक ना एक दिन हमारा नैया भी डुबा दी हो, इसलिए तुम हमसे दूरे रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वे और उसके सभी लोगों का भाई यहाँ पे फोटो छप चुका था अखबार के अंदर, और इनके नीचे लिखा हुआ था कि इन लोगों ने यंग मास्टर को उंगली की है, जो कोई भी इनका सर लेके आएगा उन्हें यहाँ पे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। सिटी लोगों की वही बातें थी कि अब ये लोग बच नहीं पाएंगे, कहाँ जाएंगे, टेंपल भी इनके साथ है, ये वो। अरे जाओ यार, काम धंधा करो यार, कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास। इसके बाद हम जिन्वे को देखते हैं जिसने होटल में एक रूम लिया हुआ था। गोल्डन से सटा उसे बताता है कि हमारी फील्डिंग सेट हो चुकी है, दीवारों के ऊपर पोस्टर लग चुके हैं। राओलियन जिन्वे को बताते हैं डोंगफेंग सिटी का जो मास्टर है वो यहाँ पे डोंगफेंग फैमिली का मेंबर है, और इतने समय अभी का जो यहाँ पे पैट्रियाज है वो यहाँ पे ईस्टर्न फ्लेम रीजन का लॉर्ड भी है। इस पे जिन्वे उससे कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन तुम मुझे क्यों दे रही हो, तुम्हें पता है ना कि यांग जियन ने यहाँ पे एम्परर ये की भी फील्डिंग सेट कर दी थी, तो फिर ये हमारा क्या उखाड़ पाएगा। इसके बाद यहाँ पे कई सारे लोग आ जाते हैं और जिन्वे से कहते हैं हमारे साथ चलो या फिर हम तुम्हें 4 कंधों पे ले चलेंगे। तो फिर हम लोग 9 हेडेड बग को देखते हैं, जो कि आगे से कहता है कि 4 कंधों पे नहीं, मैं तुम्हें धागों पे भेजूंगा। इसके बाद वो एक ही अटैक करता है और उनकी भाई लाश पत्तों की तरह बाहर जाके गिरती हैं। अब उसी टाइम यहाँ पे इन ओनर आता है, जो कि जिन्वे से कहता है मालिक घुटने टेकत है, चले जाओ, नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है, अब इस तरीके से हर बार छत तोड़ोगे तो इसका पैसा मैं अपनी जेब से थोड़ी ना भरूंगा। जिन्वे उसे कहता है धीरज रखो पुत्र, धीरज रखो, तुम्हारे होटल को कुछ भी नहीं हुआ, जाओ और जाके हमारे लिए खाना पानी लेके आओ। खैर इन्होंने जो खाना लेके आया था वो काफी ज्यादा सादा सादा था, तो जिन्वे को समझ में आ जाता है कि लोग यहाँ पे ईस्टर्न फ्लेम रीजन को यहाँ पे गुस्सा नहीं दिलाना चाहते, इसलिए वो लोग जिन्वे को बुरी तरीके से
ट्रीट कर रहे हैं। खैर जिन्होंने को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अब ये लोग खाने पे जिंदा कहाँ रहते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी दो, ये तुम्हें हमेशा तंदुरुस्त मिलेंगे। वह पे जिन्होंने अपने मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं इस बवाल में कौन सा पावरफुल बंदा लड़ने के लिए आने वाला है। हालांकि बटरफ्लाई लेडी ने जिन्होंने से वादा किया है कि जब भी टेम्पल यहाँ पे उंगली करेगा तो वो मदद करने के लिए आएंगी, और टेम्पल ने कसम खा ली कि वो जिन्होंने को भाई गेम बजा के ही रहेंगे, तो वो उसके पीछे पड़े हुए हैं नहा धो के। वह पे जिन्होंने ने चाहता है कि इन सभी चीजों के बीच में साउथर्न रीजन की भी फील्डिंग सेट हो जाए, इसीलिए वो ज्यादातर दूरी रहता है और साउथर्न सिटी से दूरी रह रहा है, ताकि टेम्पल सिर्फ उसका पीछा करे, ना कि साउथर्न रीजन के पीछे जाए। अब उसी टाइम पे यहाँ पे डाजी को महसूस होता है कि एक ग्रेट परफॉर्ड रियलम का कल्टीवेटर यहाँ पे आ रहा है। हालांकि जिन्होंने को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन यांग जियान से काफी ज्यादा कम है। इसे लेजेंड में उन लोगों में से पूछता है कि कौन भाई जा रहा है भाई फाइट करने के लिए, और वो उन लोगों से कहता है कि कोई भी लड़े, लेकिन होटल को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, अगली बार ये खाना नहीं खाऊंगा मैं। इस पे यांग जियान लड़ने के लिए रेडी था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि गोल्डन सिसाडा भी इस बार फाइट करना चाहता था, जिसपे जुनवे काफी ज्यादा हैरान होता है कि गोल्डन सिसाडा इस बार फाइट करना चाहता है। इसलिए वो यांग जियान से कहता है कि तुम इस बार फाइट नहीं करोगे, गोल्डन सिसाडा को लड़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि वो भी यहाँ पे इसकी पावर को देखना चाहता था कि ये लौंडा कितना ज्यादा शक्तिशाली हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे उस यंग मास्टर का बाप ही आता है, ये कहते हुए कि जिस किसी ने भी मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया वो साला सामने आए। इसके बाद ये घूरते हुए यहाँ पे गोल्डन सिसाडा को देखने लगता है, ऐसा ना घूरो मेरी जान, डर लगने लगता है। जिसपे गोल्डन सिसाडा उसके बाप से कहता है कि तोहार बेटा बहुत गंदा वा, तोहार बेटम कोनो तमीज नहीं वा, इसीलिए हम लोगों ने का सबक सिखावा। उम्मीद करते हैं एक ना एक दिन उसके अंदर बुद्धि आ ही जाएगी। जिसपे उसका बाप आगे से कहता है कि तुम मेरे बेटे को सबक सिखाओगा क्या, मैं नहीं सिखा सकता, तुम्हारे पास कौन सा अधिकार है उसे छूने का। जिसपे गोल्डन सिसाडा आगे से कहता है कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ी और नियमों से भरी हुई है, कोई ना कोई आके किसी को ना किसी को कुछ सिखाया जाता है। तुम्हारे बेटे की किस्मत अच्छी थी कि जिससे वो हमसे मिल गया और हमने उसे काफी अच्छे से सबक सिखाया। पहले घोड़े से गिराया, जिसके बाद लातों से स्वागत किया, जिसके बाद छुरे भी घुसे। ये कहो भाई तशरीफ नहीं तोड़े और गोटे नहीं फोड़ दिए उसके। फिर हम लोग जिन्नवे को देखते हैं जो कि आगे से कहता है इसे क्या हो गया यार, ये ऐसे वल्गर बातें क्यों कर रहा है, इसकी जवान इतनी ज्यादा कैसे फिसल रही है। और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे गोल्डन सिसाडा जैसे जैसे पावरफुल बनता जाएगा वैसे वैसे उसके थॉट्स बदलते जाएंगे। जिसके बाद हम लोग उस बंदे के बाप को देखते हैं जो कि आगे से एक पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है, और ये पावरफुल मूव इतना ज्यादा था कि ये सिटी को एक झटके के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर सकता था, और जितने भी इनोसेंट लोग होंगे वो भी इसी के चक्कर में निपट जाएंगे। इससे गोल्डन सिसाडा को समझ में आ जाता है कि ये साले हरामी ही हैं, इन्हें यहाँ पे किसी की भी चिंता नहीं है, ये बस यहाँ पे तबाही मचाना चाहते हैं और लोगों को चूसना चाहते हैं बस। इस पे गोल्डन सिसाडा आगे से तगाता पाम का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा काम करोगे तो फिर बुरा मिलेगा। यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसका पछतावा नहीं होता। जिसके बाद वो आगे से तगाता पाम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उस बंदे के ऊपर अटैक करता है, और ये पाम इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके उस बॉल को डिस्ट्रॉय करते हुए डायरेक्ट उस बंदे के बाप से टकराता है। इसके बाद वो यहीं से ही गायब हो जाता है एकदम हवा के तरीके। इसकी टिकट कटी या नहीं कटी मुझे नहीं पता, आगे पता चलेगा। लेकिन सिटी के जितने भी लोग थे वो यहाँ पे इस पाम अटैक को देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वो आगे से कहते हैं कि सिटी में पहली बार मिरेकल हुआ है। जिन्हें आगे से कहता है ये तगाता पाम है ना, काफी ज्यादा पावरफुल मूव है। जिसके बाद हम लोग सिटी लॉर्ड के रेसिडेंट को देखते हैं, जब हम लोग इस टकलू को देखते हैं, और मुझे इसकी पोस्ट नहीं बताया नहीं गया, लेकिन ये आगे से कहता है कि भाई डोंग फेंग जी एक झटके के अंदर मारा जा चुका है। उसको यहाँ पे एम्परर किंग ने मारा है, जो कि स्काई वेविंग कॉन्फ्रेंस से अभी ही आया है, और ये एक ऐसा बंदा है जिसने यहाँ पे टेम्पल का कहना मानने से इनकार कर दिया है। ऐसा लगता है ईस्टर्न फिल्म रीजन के अंदर कई सारी चीजें बदलने वाली है। इसके बाद वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि उन सभी लोगों को पकड़कर और बंदी बना के यहाँ पे ले आओ। बेसिकली उनकी फील्डिंग सेट कर दी इस टकलू ने। इसके बाद जिन्वे जब यहाँ से जा रहा था तो फिर उसके सामने और भी कई सारे लोग आते हैं, लेकिन वो सभी जिन्वे को कुछ भी नहीं करते और रास्ता छोड़ देते हैं उसके लिए। जिसपे रोलियन जिन्वे से कहती है कि तुम तो कुछ ज्यादा डरावने हो गए, देख रहो ये लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहे। वह पे यांग जियान भी आगे से पूछता है कि उस बुड्ढे ने कुछ किया नहीं। जिन्वे आगे से कहता है कि वो कुछ भी नहीं करेगा, उसे यहाँ पे रिइंफोर्समेंट नहीं मिली होगी, इसलिए जल्दी से पोर्टल का इस्तेमाल करो और यहाँ से निकल चलो। वह पे जिन्वे अपने मन के अंदर सोचता है कि वो टेम्पल का कोई इंपॉर्टेंट मेंबर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसकी कल्टीवेशन यहाँ पे ग्रेट परफॉर्ड इमॉर्टल रियलम की है। जिसके बाद जिन्वे यांग जियान से पूछता है कि वो यहाँ पे लेट स्टेज ग्रेट परफॉर्ड रियलम पे है, अगर वो सेन वुजी के साथ भिड़ेगा तो फिर कौन जीतेगा। जिस पे यांग जियान साफ मना कर देता है, कोई भी गारंटी नहीं है उन लोगों के जीतने की। सेन वुजी टेम्पल का मास्टर है अगर याद हो तो। वह जिन्वे हम लोगों को बताता है कि सेन वुजी पक्का यहाँ पे ग्रेट गैदरिंग रियलम पे ही होगा। हालांकि बटरफ्लाई लेडी ने वादा किया है कि वो मदद करने के लिए आएगी, लेकिन जिन्वे का यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है। अगर वो इस बार टेम्पल के साथ भिड़ेगा तो फिर उसकी पक्का यहाँ पे फील्डिंग सेट है। इसलिए वो मन के अंदर यही सोचता है कि पहली बार है भाग रहा हूँ, लेकिन भागने में कोई भी शर्म नहीं अगर जिंदा बच जाओ तो। इसके बाद हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पे पोर्टल था। अब ये लोग यहाँ पे टेम्पल के किसी बंदे के बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली टेम्पल ने झूठ छपवा दिया है कि जिन्वे को हरा दिया गया और उसको यहाँ पे लटका दिया गया है। हालांकि इन लोगों को जिन्वे के बारे में नहीं पता था, क्योंकि जब वो इन लोगों के सामने आता है तो ये लोग उसे नहीं पहचान पाते हैं। जिन्वे उन लोगों से कहता है पोर्टल इस्तेमाल करने दो, बहुत ज्यादा पैसा दूंगा। जिसके बाद वो सोने के सिक्के बहन के सामने धर देता है, तो ये लोग तुरंत उसे पोर्टल इस्तेमाल करने को दे देते हैं।
हैं। और जब ये सिक्कों को बटोरी रहा था तभी कोई यहाँ पे आता है और इसके ऊपर हाथ रख के कहता है, पैर रख के कहता है वो लोग कहाँ पे गए। और ये उस बंदे का बाप है क्या, ये अभी तक निपटा नहीं, खैर जो भी मुझे नहीं पता। ये उन लोगों से पूछता है कि वो कहाँ पे गए, तो वो बंदा आगे से बताता है कि वो लोग बिहान हाई सिटी गए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बियान हाई सिटी को देखते हैं। वहीं पे डाज जुनूबे से कहती है बढ़िया यही रहेगा कि वो लोग यहाँ पे एक शिप को खरीद ले, क्योंकि साउथर्न सी काफी ज्यादा बड़ा है, अगर वो लोग उड़ के जाएंगे तो फिर उन्हें आधा महीना लग जाएगा। इस पे जुनूबे आगे से कहता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पवेलियन चलते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद वो लोग पवेलियन के सामने आ जाते हैं और जुनूबे से कहते हैं कि वो लोग बाहर जाना चाहते हैं। इस पे वो बंदा आगे से कहता है कि जा सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट ग्रेड के लोग ही यहाँ पे साउथर्न सी को पार कर सकते हैं। और वो बंदा जुनूबे को बताता है कि साउथर्न सी को पार करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मौसम की कोई भी गारंटी नहीं है, कभी भी साला उसका मोड़ बदल जाता है और ऊपर से कई सारे स्ट्रॉन्ग सी बीस्ट भी हैं, इसीलिए सफर काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए वो बंदा जुनूबे से कहता है कि तुम लोग कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं हो तो फिर ऑक्शन को ज्वाइन करो। ऐसा कहा जा रहा है कि कोई यहाँ पे अपनी 8 ग्रेड की शिप को बेचने वाला है, जो कि यहाँ पे कई सारे किलोमीटर दूर तक सफर कर सकती है और वो कई सारे 7th लेवल के बीस्ट के अटैक को भी झेल सकती है। वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगी, अगर उसका इस्तेमाल करते हो तो आसानी के साथ सी ट्रेवल कर सकते हो। जुनूबे को भी यही सही लगता है, क्योंकि यहाँ पे और कोई चीज है ही भी तो नहीं इसका वो इस्तेमाल कर सके। तो वो पूछता है कि ऑक्शन कब होगा। वो बंदा आगे से बताता है कि ऑक्शन यहाँ पे आयरन यार्ड के अंदर होगा, सिटी सेंटर के बीच में, लेकिन उससे पहले तुम्हें साइन अप करना पड़ेगा, जिसको तुम काफी इजीली कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पे आयरन यार्ड जाना पड़ेगा, जिसके बाद वहीं पे कोई गेट वेट है उसको तुम छू लेना, जिसके बाद तुम्हारा साइन अप हो जाएगा। जहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी ऑक्शन के बारे में ही बात कर रहे थे, जहाँ पे पता चलता है कोई वेपन आने वाला है जो कि एक अच्छे ग्रेड का है, जिसके बाद शिप के बारे में भी बात होती है। इसके बाद वो लोग एक बंदे के बारे में बात करते हैं जिसका नाम यहाँ पे साओ नैन था, जिसने यहाँ पे स्काई वेविंग कॉन्फ्रेंस को सर्वाइव किया था और वो यहाँ पे लियो फैमिली से आया है किसी मिशन को लेके। लियो फैमिली यहाँ पे रू लियान की फैमिली है, अगर कोई नाम वाम ना बदला हो तो। खैर इसके बाद हम लोग जुनूबे को देखते हैं जो कि साइन अप करने के लिए जाने लगता है, तो गार्ड उसे रोकते हैं। जुनूबे बताता है साइन अप के लिए आया हूँ। जिसपे वो लोग जुनूबे से कहते हैं तुम साइन अप कर सकते हो, लेकिन पहले हमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बता दो, पता चले तुम्हारे पास सो ही रहे और तुम 2 लाख की चीज खरीदने के लिए आए हो। इस पे जुनूबे उन लोगों को यहाँ पे अपना फाइनेंशियल स्टेटस दिखा देता है, जिसके बाद अगले सीन में हम लोग एक घर को चमकता हुआ देखते हैं और जिस बंदे ने यहाँ पे जुनूबे का फाइनेंशियल स्टेटस दिया था उसको देख के वो दीवाना हो चुका था। अब ये जुनूबे से काफी मीठे अंदाज में बात कर रहा था, ये कहते हुए सर हम आपको पर्सनली वीआईपी सेक्शन के अंदर लेके छोड़ेंगे। जुनूबे उससे कहता है कि तुम्हारे तो रंग रूप ही बदल गए यार मेरा पैसा देखने के बाद में। जिसपे वो बंदा आगे से कहता है पैसे को तो देख के कोई भी अपने रंग रूप बदल ले यार, मैं क्या चीज हूँ। वह जुनूबे जब इस तरीके से जा रहा था तो कई सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि ये पक्का यहाँ पे काफी ज्यादा अल्ट्रा रिच होंगे। तब यहाँ पे ओल्डरली इन लोगों को छोड़ने के लिए जा रहा है, जिसने अपने रंग रूप बदले उसका नाम यहाँ पे ओल्डरली है। इसके बाद रू लियान हमें यहाँ पे बियान हाई की हिस्ट्री के बारे में बताती है कि बियान हाई पहले एक छोटा सा विलेज हुआ करता था, जिसके बाद एक दिन यहाँ पे ग्रीन फॉक्स किंग आया, जिसने यहाँ पे साउथर्न सी बीस्ट को लेके पूरे ईस्टर्न प्लेन रीजन और साथ ही में उसके आसपास जितने भी सिटीज थी उन सभी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इसके बाद एक ताकतवर इंसान जिसका नाम यहाँ पे बियान हाई था वो अपीयर हुआ, जिसके बाद उसने अपनी मैजिक शॉट अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन सभी बीस्ट को यहाँ से भगा दिया। बियान हाई सिटी को उसी के नाम पे ही रखा गया है ताकि हमेशा उसके कर्मों और उसके कांड को यहाँ पे इज्जत दी जा सके और उसकी पूरी तरीके से रिस्पेक्ट की जा सके। इसलिए यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सभी उसकी फुल इज्जत करते हैं और हिस्ट्री में भी उसका नाम है। जुनूबे आगे से पूछता है तो क्या वो इसी वॉर के बीच में ही निपट गया क्या, उसे पक्का वीर गद्दी मिली होगी। इस पे रू लियान आगे से बताती है हाँ वॉर के बाद में वो अचानक से गायब हो चुका था, क्योंकि वो काफी तरीके से घायल हो चुका था। बेसिकली वो वीर गद्दी के तरीके मरा। यहाँ तक कि योंगसंग भी आगे से कहता है कि बड़ा अच्छा बंदा था यार, मैं भी उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जुनूबे आगे से कहता है जो यहाँ पे इंसानियत की खातिर मरते हैं उनके ऊपर हमेशा रिस्पेक्ट ही की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। वह जुनूबे उसे पूछता है कि तुम पहले किस तरीके थे, मुझे पक्का यकीन है ना ही तुम एक इंसान थे और ना ही तुम घोस्ट, और तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज यहाँ पे होली कोर्ट है जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन योंगसंग आगे से कहता है ना अभी भी नहीं हुआ, मेरे पास अभी जीतने का चांस है। जुनूबे उसे पूछता है ये चांस कहाँ पे आया, तो योंगसंग उसे कहता है कि तुम हो ना, तुम मेरे लिए लड़ोगे। इस पे जुनूबे आगे से कहता है अच्छा इसीलिए तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए, साले डोगले इंसान तुझे मेरी बॉडी ही चाहिए थी, इसीलिए इतनी देर तक चिपका हुआ था। जिसपे योंगसंग जुनूबे को समझाता है कि वो यहाँ पे होली कोर्ट का वॉर ऑफ गॉड होने की वजह से ऐसा हावी होना, किसी की बॉडी ले लेना, ये वाले कांड नहीं करेगा। और ऊपर से यहाँ पे वो उसकी बॉडी को पोजेस कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो दोनों ही एक ही आइडेंटिटी हैं, यानी कि एक ही शख्सियत है। इसलिए अगर वो फोर्सफुली यहाँ पे जुनूबे की बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उन दोनों की यहाँ पे खटिया खड़ी हो जाएगी और वो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो दोनों रिवर ऑफ फेट से एक झटके के अंदर मिट जाएंगे। जुनूबे उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि पास्ट लाइफ में तुम मैं हुआ करते थे। सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ इस बात के ऊपर। खैर इसके बाद हम लोग रू लियान को देखते हैं जो कि सिटी के अंदर पूरी मौज काट रही थी। ये खाने का सामान खरीदती है, खेलने का सामान खरीदती है, एकदम बच्चों के तरीके। जुनूबे उसे पूछता है कि ये सब कुछ खरीद तो रही हो लेकिन इसके पैसे कौन देगा। इस पर रू लियान आगे से कहती है तुम दोगे ना। जुनूबे पूछता है तो फिर तुम मुझे रीपे कैसे करोगी, कैसा रहेगा अगर तुम अपने आप को बेच दो तो। दैट्स मी व्हेन आई एम विद माय गर्लफ्रेंड। नहीं है यार, गर्लफ्रेंड दिला दो, कोई आधी ही दिला दो प्लीज।
इतना झूठ बोलता हूँ, आंख से आंसू आ जाते हैं। ऑफ कोर्स रूलियन इसके लिए मना कर देती है तो जुनियो से पैसे नहीं देता। इस पे रूलियन आगे से भड़कते हुए कहती है, एक बार साले सिटी पहुंच जाने दे, मेरे पास घर के पास इतना पैसा है ना, दादा ने जमीन छोड़ी है हाईवे के किनारे, बताती हूँ तुझे, अभी एक बार पहुंचने दे। जिसके बाद लोग ऑक्शन के अंदर पहुंच जाते हैं क्योंकि जुनियो यहाँ पे SVIP है, तो फिर उसे यहाँ पे रेगुलर क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया जाता, उसे यहाँ पे टॉप टायर VIP रूम के अंदर ले जाया जाता है। वह फिर रूलियन जुनियो से पूछती है कि हमारे 3 तिगाड़ा बाहर बैठे हुए हैं, हम उन्हें उसे बाहर ही छोड़ देंगे क्या? इस पे जुनियो आगे से कहता है उनके पास बुद्धि की कमी है, वो ऑक्शन के अंदर वैसे भी काम नहीं आने वाले, हमारे पास यांग जियान है जो काफी है हमारी मदद करने के लिए और बॉडीगार्ड करने के लिए। खैर इसके बाद जुनियो जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो फिर यहाँ पे पहले से ही मेड्स थी। जुनियो पूछता है कि तुम लोग ऐसी सर्विस भी देते हो क्या? इस पे वो लोग आगे से बताता है कि ये सभी मेड्स यहाँ पे फॉरेन लैंड से लाई गई हुई हैं, शोल्डर मसाज से लेग मसाज फेशियल से हर एक चीज कर सकती हैं जुनियो के कमांड पे। लेकिन जुनियो रूलियन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं अपनी पर्सनल नौकरानी लेके आया हूँ, कंधे का मैं तो इसे झाड़ू पोछा भी करवाऊंगा, बस तुम देखते जाओ। खैर इसके बाद जुनियो बैठने वाला था तो वो कुर्सी खींच लेती है, लेकिन जुनियो एंड मौके पर बैठ जाता है और उसे कहता है खड़ी क्या हो भाई, जो बाहर पैसे खर्चा किए हैं तुम्हारे ऊपर उनका उधार चुकाओ, कंधे दबाओ खटाखट। तो फिर हम यांग जियान को देखते हैं जो कि आते ही यहाँ पे बकरे पकड़ लेता है। वो आगे से बताता है सामने एक डीमन है जो काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं सबको साफ साफ तो नहीं देख पा रहा लेकिन वो पावरफुल है। हम लोग उस डीमन को देखते हैं तो ये भाई अलग ही मजे ले रहा था। वहीं पे इस डीमन को भी कुछ महसूस होता है, इसके बाद ये खड़ा होकर कहता है कौन है वहां पे। वहीं पे इस बंदे को सॉरी इस डीमन को यहाँ पे और कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसे कोई निपट गया हो लेकिन दोबारा जिंदा हो गया हो, और ये मन के अंदर कहता है कि ये वो नहीं हो सकता है। वहीं पे जुनवे का जो रोप था उसने यहाँ पे इस सेंस को यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था, यानी कि वो डीमन अब यहाँ पे जुनवे को सेंस नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे ये किस्सा दबा दिया जाता है क्योंकि जुनवे यांग जियान से कहता है कि उसके ऊपर ध्यान ना दो, जैसे हमारा काम खत्म हो जाएगा तुरंत हम लोग यहाँ से कट लेंगे। वहीं पे वो मन के अंदर यही सोचता है कि दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है, वो सभी को यहाँ पे खत्म नहीं कर सकता है, अगर कोई बवाल नहीं है तो फिर अपने अपने रास्ते कट लो बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद ऑक्शन शुरू हो जाता है और ऑक्शन से पहले ये भाई घंटा गान बताते हैं हमें उस चीज के बारे में, और मैं घंटा नहीं जानना, मुझे मेरा सर दर्द हो रहा है, तुम सीधा सामान देखो। ये औरत कपड़ा हटाती है तो वहां से बांसुरी निकलती है और इसकी बीटिंग यहाँ पे 3000 स्पीड स्टोन से शुरू होती है। जुनियो इस बांसुरी की तरफ देखता भी नहीं, वो आगे से कहता है इसे क्या बजाऊंगा मैं, ये 2 घोड़ी की चीज है, हमारा यहाँ पे मेन गोल शिप है तो हम लोग उसी के ऊपर ही बीटिंग करेंगे। वह फिर रूलियन जुनियो को शुक्रिया कहती है क्योंकि वो हमेशा से ऐसे ऑक्शन को यहाँ पे अटेंड करना चाहती थी, लेकिन वो लोग गरीब है। अभी तो तू अमीर कह रही थी कि तेरे दादा की जमीन है हाईवे किनारे, अब गरीब कैसे हो गई? खैर ये लोग गरीब थे तो ये लोग इस तरीके के ऑक्शन के अंदर आ नहीं सकते थे, लेकिन जुनियो की वजह से उसने अपनी आंखों से ऑक्शन देख लिया। जुनियो उससे कहता है दाव लगाना चाहोगी? इस पे रूलियन आगे से पूछती है बोले लगाऊं, सच में लगा सकती हूँ क्या? अब उसी टाइम पे एक नया आइटम लाया जाता है जिसका नाम हार्ट ऑफ द ब्लेजिंग ड्रैगन था। अब ये एक होली ट्रेजर था जो कि यहाँ पे बॉडी कल्टिवेटर्स के लिए एकदम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे ये उनके एसेंस को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। इसकी स्टार्टिंग यहाँ पे 10,000 से होती है। वही जुनियो को ये आइटम चाहिए था क्योंकि ये उसके लिए परफेक्ट रहेगा जब वो ब्रेक थ्रू करेगा। इसलिए जुनियो यहाँ पे रूलियन से कहता है जाओ और जाके बोले लगाओ खट से, और पैसों की कोई चिंता नहीं, अंधाधुन बोले लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो बोले लगा भी देती जैसे कि अंबानी इसी का पापा हो। वो सीधा बोले लगाती है 5 लाख की, कहाँ 10,000 कहाँ 5 लाख। जुनियो भी पीछे से कहता है ए मेरी माँ, पैसे को कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब ये थोड़े नहीं कि तुम हमें सीधा दिवालिया ही कर दो, विजय माल्या बना दो सीधा। और उसे समझ में आ जाता है कि इसीलिए इसका फादर इसे कभी भी यहाँ पे ऑक्शन के अंदर आने नहीं देता, ये एक झटके के अंदर उनकी सिटी को भाई लुटवा देगी। वह पे वो डीमन जो कि यहाँ पे जुनियो को सेंस कर रहा था, जब वो यहाँ पे रूलियन को बुली लगाते हुए देखता है तो फिर वो उसको ही यहाँ पे असली वीआईपी समझ लेता है, और उसे यकीन हो जाता है कि जिसके बारे में ये सोच रहा था वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। और ये बंदा हम लोगों को बताता है कि ये जिसके बारे में सोच रहा था वो और कोई नहीं, द लेजेंडरी वॉर गॉड बियान है, जिसने इस सिटी को बनाया है, इस सिटी को बचाया है। और ये उससे कहता है बियान है, अगर तू जिंदा है माँ कसम तेरे को मैं इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि दोबारा कभी पैदा होने के बारे में भी नहीं सोचेगा तू। खैर रूलियन ने जो दाव मारा था 5 लाख क्या, आगे से कोई भी हिम्मत नहीं करता बोली लगाने की। वो आगे से कहते हैं ले जाने दो इसे, हमें नहीं चाहिए। कौन लगाए भाई इतनी ज्यादा बोली, साला अमीर लोग हमेशा पगलाए रहते हैं, कभी भी कुछ भी खरीद लेते हैं। खैर इसके बाद जुनियो को यहाँ पे उसका हार्ट ऑफ द ब्लेजिंग ड्रैगन मिल जाता है, और जुनियो तुरंत अपने मन के अंदर कहता है इसके मुंह के ऊपर टेप मारो, इसे दोबारा बोली लगाने नहीं देना, ये पक्का हमें दिवालिया और विजय माल्या दोनों बना देगी। खैर इसके बाद वो लोग यहाँ पे जुनियो से कहते हैं मालिक पेमेंट हो जाती तो मजा आ जाता। इस पे जुनियो खटकते हैं उनके सामने सोने के सिक्के बरसा देता है, ये कहते हुए ये लो तुम्हारी पेमेंट और जाओ यहाँ से। इस वो लोग पेमेंट लेके तुरंत यहाँ से निकल लेते हैं। वह फिर रूलियन यहाँ पे उस ब्लेजिंग हार्ट वाले ड्रैगन को हटाना चाहती तो जुनियो उसे कहता है जल के मरना चाहती हो क्या मेरी माँ, साला इसका इल्जाम मेरे माथे आके मरेगा। इस पे रूलियन आगे से पूछती है कि खतरनाक है क्या? जुनियो आगे से कहता है सूरज से ज्यादा गर्म है वो, छूते ही स्वाहा हो जाओगी, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है। जिस पे रूलियन को सिर्फ गुस्सा ही आता है और कुछ भी नहीं। वो आगे से कहती है माँ कसम ऐसे हालातों में मिल ना जाना जिस दिन तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे नीचे हो, जो मार मारूंगी माँ के लाल से भी ज्यादा लाल कर दूंगी तुम्हें। इसके बाद हम लोग होस्ट को देखते हैं जो कि दोबारा यहाँ पे अपना नया आइटम बताती है, और ये वाला आइटम एक तरीके से आर्मी ही था जो कि यहाँ पे अटैक और डिफेंस दोनों कर लेगा, और इसकी बोली यहाँ पे 10 मिलियन से शुरू की जाती है। इसके बाद हम लोग उस डीमन को देखते हैं जो कि रूम नंबर 14 में था, और उसी के सामने एक और बंदा था जो कि यहाँ पे रूम नंबर 11 से था, और ये दोनों यहाँ पे बोली लगाना कर लेते हैं और दूसरे के खिलाफ लड़ने लगते हैं, और बोली यहाँ पे 50 मिलियन तक पहुंच जाती है।
और रूम नंबर 14 वाला जब यहाँ पे 55 मिलियन की बोली लगाता है तो उससे आगे कोई भी लगा नहीं पाता। इस पे रूम नंबर 11 वाला आगे से कहता है भड़वे की डिटेल निकलवाओ, जन्म कुंडली से लेके धर्म कुंडली सबकी सब निकलवा लो। खैर इसके बाद जिनवे की सिप का नंबर आ जाता है और यहाँ पे उसके लिए बोली लगाई जाती है। पहले तुम्हें सिप के बारे में पूरा बताया जाता है, ये है वो है, इतनी ज्यादा वो है, मुझे नहीं जानना यार, उड़ती है ना बस, अगर कोई चीज चल रही है तो फिर चलने तो ना छुओ उसे। और इसकी बोली यहाँ पे 30 मिलियन से शुरू होती है। इस पे रूम नंबर 11 वाला यहाँ पे 50 की बोली लगाता है और मैं इसका नाम बता दिया जाता है जिसका नाम साओनाइन था। ये कुछ सुना सुना नाम लग रहा है यार मुझे। खैर अभी के लिए हम इसे इग्नोर मारते हैं। यह कैसे बताता है कि मेरा नाम साओनाइन और मेरे बाप ने मुझसे खास कहा है कि ये सिप मुझे ही चाहिए, अगर कोई और लेके गया तो मेरे पिछवाड़े पे जूते पड़ेंगे, इसलिए सिप मुझे ही चाहिए किसी भी कीमत पे। इस पे वो तो होस्ट भी आगे से हैरान हो जाते हैं कि डायरेक्ट 50 मिलियन की बोली लगा दी, पता नहीं अब इससे आगे कोई लगाएगा कि भी नहीं लगाएगा। इस पे सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये लोग लियो क्लैन से हैं, इनके खिलाफ कौन ही जाना चाहेगा। लेकिन उस टाइम पे जिनवे भाई यहाँ पे 1 बिलियन की बोली लगाता है। ये कुछ ज्यादा था, 1 बिलियन बहुत ज्यादा होता है मिलियन के सामने में। इस पे तो साओनाइन के भी पसीने छूट जाते हैं, बेचारा वो जो चाय पी रहा था नीचे ही गिर जाती है। जिनवे आगे से कहता है 1 बिलियन थर्ड टायर स्टोन स्पिरिट, और भाई को फर्क ही कौन पड़ता है कौन से इसके पैसे, इसने पता नहीं कितनी डायनेस्टी लूटी है। वेपेजो ने साओनाइन से कहता है मुझे नहीं पता तुमने अपने बाप से क्या वादा किया है, लेकिन अगर तुम्हें ये बोर्ड चाहिए तो फिर तुम्हें 1 बिलियन से ऊपर की बोली लगानी पड़ेगी। इस पे साओनाइन आगे से कहता है इसकी हिम्मत कैसे है मेरी फैमिली को ऑफेंड करने की। वो बंदा टेलीपैथी के जरिए यहाँ पे जिनवे से पूछता है अपना नाम बताओगे भाई साहब। जिनवे आगे से कहता है मेरा सरनेम किन है और तुम मुझे यहाँ पे होली एम्परर किन बुला सकते हो। जिस पे साओनाइन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने यहाँ पे जिनवे के बारे में सुना था जिसने यहाँ पे डोंग फिंगजिंग को हराया था स्काई विविंग कॉम्पिटिशन के दौरान में, और वो मन के अंदर सोचता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। खैर वो जिनवे के साथ भिड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो तुरंत यहाँ से निकल लेता है ये कहते हुए कि हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। जिनवे भी आगे से कहता है तो डरपोक निकला यार, मुझे लगा कि यहाँ पे बवाल ववाल आके करेगा। वही पे लोग रूम नंबर 14 के डीमन को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि ये वही है, इसकी आवाज इसकी टोन ये वही है, बियॉन हाई ही है ये, और इसका गुस्सा भाई उबलते जा रहा था। अब उसी टाइम पे यहाँ पे जिनवे को एक नया मिशन मिल जाता है जिसका नाम था द ग्रीन फॉक्स किंग्स रेज। मिशन के अंदर जिनवे को बस इतना ही बताया जाता है कि ग्रीन फॉक्स किंग उसके ऊपर एकदम गुस्सा है और उसे यहाँ पे निपटाना चाहता है, फील्डिंग उसकी सेट करना चाहता है। अगर जिनवे यहाँ पे उससे बच जाता है या फिर उसे हरा देता है या फिर उसकी फील्डिंग उल्टा ही सेट कर देता है तो फिर उसे एक गॉड या डीमन समन करने का मौका मिलेगा और साथ ही रैमडन ड्रॉ। फिर जिनवे अपने मन के अंदर सोचता है ग्रीन फॉक्स किंग अब मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया यार, मैं तो साला अभी यहाँ पे आया हूँ, मैंने कुछ किया भी नहीं है, मुझे क्यों मारना चाहता है। वही जिनवे को अभी कोई अंदाजा नहीं है बियान के बारे में कि क्या सिस्टम है। वो यही सोचता है कि साउथर्न रीजन के अंदर वो अभी तक घुसा नहीं है तो वो उसे ऐसे तो हेट करेगा नहीं। अब उसे यहाँ पे सिर्फ एक ही कड़ी मिलती है कि स्काई विविंग रियलम के अंदर किसने किसी ऐसे को मार दिया होगा जो कि यहाँ पे ग्रीन फॉक्स किंग का डिसेपल होगा, डिसेंडेंट होगा या फिर कोई रिलेटिव होगा, इसीलिए वो यहाँ पे जिनवे को निपटाना चाहता है। वहीं पे होस्ट जब ये अनाउंस करने ही वाली थी कि सिर्फ यहाँ पे जिनवे की हुई, उसी टाइम पे उसे रूम नंबर 14 यानी कि ग्रीन फॉक्स वाली जगह से बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा महसूस हो रहा था। इसके बाद हम लोग ग्रीन फॉक्स को देखते हैं जो कि आगे से हंसते हुए जिनवे से कहता है मिल गए गुरु तुम। वहीं पे डाजी को भी किलिंग इंटेंट महसूस हो जाता है और वो जिनवे से सावधान रहने को कहती है। वहीं पे जिनवे अपने मन के अंदर सोचती है कि साला मेरी किस्मत ही खराब है, कहीं भी जाता हूँ कहीं भी फील्डिंग सेट हो जाती है। खैर इसके बाद जिनवे के ऊपर किलिंग इंटेंट का असर होने लगता है क्योंकि जिनवे की कल्टीवेशन कम है यार ग्रीन फॉक्स के मुकाबले में, तो डाजी जल्दी से उसे सपोर्ट करती है तो वो किलिंग इंटेंट के आफ्टर इफेक्ट से बच जाता है। वहीं पे जिनवे को जो ऑरा महसूस हुआ था, जो किलिंग इंटेंट महसूस हुआ था, वो यहाँ पे ग्रेट परफॉर्म्ड इमॉर्टल रियलम का नहीं था। वहीं पे वो मन के अंदर सोचता है कि मैंने ऐसा क्या किया भाई तेरे साथ, काहे लिए इतना ज्यादा भड़के हुए हो मेरे ऊपर। फिर इसके बाद ग्रीन फॉक्स जिनवे से कहता है कि वो तो यहाँ पे बस मौज काटने के लिए आया हुआ था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे उसकी मुलाकात उससे हो जाएगी। जिसके बाद वो यहाँ पे जिनेवे को बियॉन हाई समझते हुए कहता है कि चलो हम लोग 10,000 साल पहले जो हमारा स्कोर था उसे सेटल कर लेते हैं, आज थोड़ा मुक्काला तो हो ही जाए। अब उसी टाइम पे हम लोग यहाँ पे आयरन कोर्ट मास्टर को देखते हैं जिनका नाम यहाँ पे कियान डियान है। वो आगे से यहाँ पे ग्रीन फॉक्स से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए हमारी बियॉन हाई सिटी के अंदर आने की। वहीं पे ग्रीन फॉक्स उसे साफ कहता है बेटा तुम मेरे लायक नहीं हो, ना ही तुम मेरे अपोनेंट हो, अगर बीच में उंगली करोगे तो फिर फालतू में ही निपट जाओगे। जिसके बाद वो धमकी देने के बाद यहाँ पे जिनवे के रूम के ऊपर हमला करता है तो जल्दी से यांग जिन अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है अटैक को ब्लॉक करने के लिए। वहीं पे ग्रीन फॉक्स को अभी तक अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ पे अटैक को रोकने वाला कौन था, लेकिन वो यहाँ पे तारीफ करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे ग्रेट फाउंड इमॉर्टल रियलम पे पहुंच चुके हो, ये काफी अच्छी बात है, कम से कम तुम यहाँ पे पहले के तरीके कमजोर तो नहीं रहे, इतने सालों तक तुम्हारी कड़ी मेहनत रंग लाई। इसके बाद वो जिनवे की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है लेकिन कोई फायदा नहीं है, आज मैं तुम्हें मार ही दूंगा। इस पे जिनवे आगे से कहता है यार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। भाई जब यांग जियान उसे रोकने की कोशिश कर रहा था तो वो उसे इग्नोर करते हुए सीधा जिनवे की तरफ आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि यांग जियान भी हैरान हो जाता है कि ये किस टाइप का मैजिक है भाई, ये कितने जल्दी तेज कैसे चला गया। वहीं पे हम लोग डाजे को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे जिनवे को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाती है, तो ग्रीन फॉक्स के सामने उसकी भी एक नहीं चलती है, वो इजीली यहाँ पे उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है। लेकिन वो यहाँ पे डाजे की फॉक्स क्लैन को देख के थोड़ा सा हैरान था और वो जिनवे से कहता है कि तुम फॉक्स क्लैन से हो क्या, तो जिनवे उससे कहता है यार मेरे मुझे पहिया बताओ तुम अटैक क्यों कर रहे हो मेरे ऊपर, मुझे ये बताओ बस, मुझे कुछ नहीं जानना। जिसपे ग्रीन फॉक्स
यहाँ पे जुनवे से कहता है मजाक कर रहे हो यार, इतने सालों पहले जो तुमने मेरी बेइज्जती की थी, अब मैं यहाँ पे उसे रीपे बैक करने के लिए आया हूँ, तुम उसे कह रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते, मूड ना खराब करो, चुपचाप लड़ाई करो। हाँ, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि बियान हाई की जो मूर्ति थी वो यहाँ पे ग्रीन फॉक्स की टेल छूते हुए कहती है बाबू इधर आओ, मुझसे लड़ो। जिसके बाद वो मूर्ति यहाँ पे ग्रीन फॉक्स को अपनी तरफ खींचने लगती है, जिससे वो थोड़ा सा घायल हो जाता है। जिसके बाद हम लोग कियान टियान को देखते हैं और शायद से इसने ही वो पूंछ खींची थी, मुझे नहीं पता अभी। लेकिन ये ग्रीन फॉक्स से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर तुम स्टैचू को छुए हो तो फिर तुम यहीं पे ही निपट जाओगे। जिसके बाद वो ग्रीन फॉक्स के ऊपर हमला करता है, लेकिन ग्रीन फॉक्स इजीली यहाँ पे उसे डॉज कर लेता है। वहीं पे हम लोग स्टैचू को देखते हैं और उसके अंदर यहाँ पे की इकट्ठा होती जा रही थी। सभी लोग आगे से बात करते हुए कहते हैं कि आयरन कोड की यहाँ पे की स्ट्रॉन्ग होते हुए जा रही है। ऐसा लगता है कि किसी ने आयरन कोड के अंदर बवाल मचा दिया है, इसलिए यहाँ पे आयरन कोड इतना ज्यादा भड़का हुआ है। वहीं पे कुछ लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे बीस्ट की भी है। वहीं पे हम लोग गोल्डन सिसाडा को देखते हैं, जैसे यहाँ पे जिनेवे की चिंता हो रही थी, तो ये लोग उस तरफ आगे बढ़ने लगते हैं ताकि जिनेवे की मदद कर सके। वहीं पे डाज़ी जिनेवे से कहती है कि हमें यहाँ से काट लेना चाहिए, यही मौका है, इससे पहले कि वो यहाँ पे दोबारा जिनेवे के पीछे आ जाए। इसके बाद जिनेवे रूलियन को उठा लेता है, उससे कहते हुए कि चलो हम लोग निकलते हैं, अगर तुम इस लड़ाई के चपेट में आ गए तो फिर तुम्हारी तो सीधा जान ही निकल जाएगी। हालांकि जब जिनेवे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो ग्रीन फॉक्स उससे कहता है कहाँ जा रहे हो यार, लड़ाई करो। वहीं पे रूलियन उससे कहती है ऐसा लगता है कि भागने की जरूरत सिर्फ तुम्हें है, ना कि मुझे। उस पर जिनेवे आगे से कहता है इस बुड्ढे का दिमाग खराब हो चुका है, ये बौखला चुका है, पता नहीं क्यों ये मेरे पीछे पड़ा है, नहा धो के मेरे पीछे पड़ चुका है। इसके बाद हम लोग जो बाजी को देखते हैं, जो कि यहाँ पे ग्रीन फॉक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीन फॉक्स उसके ऊपर उल्टे हाथ का बस तमाचा मारता है तो ये उड़ते हुए गायब हो जाता है। वहीं पे जिनेवे को समझ में आ जाता है कि यांग जियान भले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे ग्रीन फॉक्स किंग की स्पीड के साथ में बराबर का मुकाबला नहीं कर सकता है। वो लोग उसे किसी भी कीमत पर यहाँ पे रोक नहीं सकते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आज उसका मरण दिवस पक्का है। वहीं पे जिनेवे सोच ही रहा था अगर मैं यहाँ पे इसके साथ अपनी बॉडी बदल लेता तो फिर मैं इसे बताता कि क्रूरलिटी होती क्या है, क्रूर होना होता क्या है। उसी टाइम पे सिस्टम बांटता है और जिनेवे को बताता है एक्सचेंज वन, और ये पता नहीं कौन सा सिस्टम था, मुझे नहीं पता, ये दोबारा यहाँ पे प्लॉट ले आए। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जिनेवे की बॉडी के साथ यहाँ पे कुछ तो होता है, और ग्रीन फॉक्स पलक झपकते हैं यहाँ पे जिनेवे को गर्दन से दबोच लेता है और उसे पकड़ लेता है। इस पे सभी लोगों को यहाँ पे जिनेवे की चिंता होने लगती है। और हाँ, जिनेवे जो एक्सचेंज करने की बात कर रहा था वो यहाँ पे योंगसंग के साथ कह रहा था। वहाँ पे ग्रीन फॉक्स अपना भाई ऐप करते रहता है कि तुझे लगा कि तू भाग जाएगा, आज तक मैंने तुझे पकड़ लिया, अब मैं बताता हूँ कि तुझे कौन स्ट्रॉन्ग है, सालों की बदला मैं ये लूंगा, ये वो करूंगा। जिन्हें उसे कहता है बकवास कम पे लो, जो करना है जल्दी करो यार, ये बताओ कि मैंने तुम्हें उंगली कब की, जो तुम मेरे खून के प्यासे हो रखे हो। वहीं पे टेलीपैथी के जरिए वो योंगसंग से कहता है भाई जाग चुके हो तो मेरे साथ बॉडी को समन कर लो, और यहाँ पे जल्दी से सुप्रीम फिल्म डीमन गॉड को समन करो, नहीं तो हम दोनों ही एक साथ स्वर्गवासी हो जाएंगे। लेकिन योंगसंग जिनवे को मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, अगर उन लोगों ने यहाँ पे सुप्रीम फिल्म डीमन गॉड की फिजिक या फिर उसे जो भी था वो साला इस्तेमाल करेंगे तो ये लोग फाइट बैक भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओवरलोड ज्यादा हो जाएगा जिनवे की बॉडी के ऊपर। इस पे जिनवे उसे कहता है कि मतलब कि तुम मेरी बॉडी में फ्री कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद पूरी तरीके से यूजलेस हो, जरूरत पड़ने पे काम भी नहीं आ सकते। तो फिर जिनवे की फटती वो आगे से कहता है सिस्टम बचा लो, सिस्टम सिस्टम बचा लो। सिस्टम भाई आगे से कहता है क्या बोला, एनिमी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस पे जिनवे आगे से कहता है गद्दार साले तू भी, और वो मन के अंदर सोचता है कि मेरा खेल यहीं पे ही खत्म होगा क्या। लेकिन अचानक से हम लोग जिनवे की पीठ के पीछे फॉर्चून व्हील को एक्टिवेट होते हुए देखते हैं, जिसको देख के ग्रीन फॉक्स आगे से कहता है फिर से नहीं। वही जिनवे की बॉडी के अंदर कुछ तो जादू हुआ था, वो अब यहाँ पे हिल विल नहीं पा रहा था, लेकिन फॉर्चून व्हील फुल एक्टिवेट था भाई। वही ग्रीन फॉक्स आगे से जिनवे के ऊपर अंधाधुन हमला करते हुए कहता है कि फिर से नहीं, ये सेम ट्रिक दोबारा नहीं, तुम्हें किसी भी कीमत पे आज तो मरना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो अंधाधुन जिनवे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे यांग जियान दोबारा आता है, जो कि ग्रीन फॉक्स को दूर खदेड़ने लगता है। वहीं पे हम लोग फॉर्चून व्हील को देखते हैं, जो कि कुछ ज्यादा ही चमके जा रहा था, जिसके बाद अचानक से वो भाई ब्लास्ट कर जाता है या फिर बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे ग्रीन फॉक्स और यांग जियान दोनों इसकी चपेट में आ जाते हैं। वहीं पे ये कुछ ज्यादा ही रोशनी थी, ऐसा लग रहा था कि सूरज कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। वहीं पे फॉर्चून व्हील के चमकने के साथ ही यहाँ पे जिनवे का ऑरा पूरी तरीके से वैनिस्ड हो चुका था, यानी कि गायब हो चुका था, जिसपे इन दोनों लड़कियों को यह लगता है कि जिनवे का खेल खत्म, वो यहाँ से निपट चुका है। लेकिन इन लोग जिनवे को देखते हैं जो भी जिंदा था, और सिस्टम उससे कहता है मालिक उठो, मालिक उठो। तो फिर जिनवे अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने ये लड़की थी, जो कि उसे कहती उठ गए यार तुम, और वो उसे पूछती है कि तुम बीच पे क्या कर रहे थे, क्या किसी सी मॉन्स्टर ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया। तो जिनवे उसे पूछता है कि ये कौन सी जगह है, तो वो लड़की जिनवे को बताती ईस्टर्न फ्लेम रीजन की सी साइड है ये, जिस पे जिनवे सुकून की सांस आती है कि कम से कम वो यहाँ पे ईस्टर्न फ्लेम रीजन के पास ही है और वो जिंदा है। उसे यहाँ पे ग्रीन फॉक्स ने पकड़ा नहीं, और ना ही उसकी फील्डिंग सीट की, और ना ही उसका गेम बजाया, और वो मन के अंदर ये सोच रहा था कि वो साला गोल्डन लाइट कौन सी थी भाई जो मेरी तरफ आ रही थी, मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी बॉडी फट ही जाएगी। वहीं पे वो लड़की जिनवे से कहती है कि मैं तुम्हें हमारे विलेज लेके चलूंगी, बीच के पास रहना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर आते हैं। इसके बाद वो एक बंदे से कहते हैं कि यहाँ पे आके मेरी मदद करो, जिसका नाम यहाँ पे किंग डियांग था। किंग डियांग वहाँ पे आता है और कहता है ठीक है। इसके बाद वो दोनों यहाँ पे जिनवे को सहारा देते हैं, और किंग डियांग जिनवे से बताता है कि मेरा नाम किंग डियांग है, तुम्हारा क्या नाम है। वहीं पे जिनवे जैसे यहाँ पे टाई किंग डियांग का नाम सुनता है तो फिर ये नाम उसे कुछ सुना सुना सा लगता है, और जिनवे लोगों से साफ कह देता है कि भाई मेरा नाम नहीं है, मैं नाम वाम तुम्हें नहीं बता सकता अपना। इस पे वो दोनों कहते हैं साले यहीं पे आधा गाड़ देंगे,
है, श्राद्ध के समय में मछली आएंगी तुझे खा के जाएंगी, चुपचाप नाम बता दे। खैर जिन्वे ने जब कहा था कि वो अपना नाम नहीं बता सकता तो उसने एक टोन का इस्तेमाल किया था। अब ये टोन यहाँ पे ज्यादातर महाराजा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम किसी नेशन के एम्परर हो क्या? तो जिन्वे आगे से कहता है तुम्हारे बगल के नेशन का ही एम्परर हूँ। तो वो लोग उससे कहते हैं जवान हो यार, लेकिन फिर भी एम्परर हो, अमेजिंग बात है ये। तो किंग टैंग यहाँ पे जिन्वे को जीजा बनाने की तैयारी करने लगता है और उसे कहता है कि ये बगल में लड़की देख रहे हो, ये मेरी बहन है, इसका नाम साउजिन है, ये एक अच्छी मेडन बनेगी। मेडन एक तरीके से महारानी ही हुई, जैसे कि हम लोगों ने होली कोड वाले टाइम पे देखा था। इसके बाद वो लोग बियान हाई सिटी के बारे में बताते हैं, जिसपे जुनिया आगे से कहता है मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सुना। वहीं पे वो सिस्टम से कहता है जिंदा हो कि नहीं साले, एंड मौके पे तो तूने धोखा दे दिया था। तो सिस्टम बाहर निकलता है, कहता है मालिक जिंदा है अभी भी। क्रिटिकल मोमेंट पे जब आपकी बजने वाली थी और आपकी फटके चौथर हो चुकी थी, तब फॉर्चून व्हील बाहर निकल के आपकी जान बचाया था। तो जुनिया कैसे कहता है अच्छा हरामी, यानी कि गोल्डन लाइट यहाँ पे फॉर्चून व्हील था। इसके बाद वो पूछता है कि यांग जियन और बाकी लोगों को क्या हुआ, जिसपे सिस्टम दोबारा वहीं हाथ खड़े कर देता है, ये कहते हुए अनप्रिडिक्टेबल, अनसंटेबल, अनडिटेक्टेबल, मुझे नहीं पता भाई क्या हो रहा है, लेकिन ये जगह बिहान हाई सिटी ही है। तो जुनिया उसे कहता है कि भाई तुमसे ज्यादा खराब मैंने आज एक बंदा देखा, मैं अक्सर गूगल मैप को गाली देता हूँ लेकिन आज तुम्हें दे रहा हूँ, एक जगह को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। अरे कम से कम वो इंडिया पे होके हमें जापान के एरिया तो दिखा देता है, तुम तो वो भी तक नहीं कर पा रहे। वहीं पे जुनिया अपने मन के अंदर सोचता है अगर ये लोग यहाँ पे बिहान हाई सिटी से हैं, वो तो काफी ज्यादा बड़ी हुआ करती थी ना। वहीं पे किंग टैंग जुनिया से कहता है कि इसे बीच पे कमाना चाहिए, क्योंकि उसने सुना है कि ग्रीन फॉक्स किंग यहाँ पे अपनी डीमन ट्राइब को लेके कई सारी अलग अलग जगहों पे हमला कर रहा है। इसे कई सारी सिटीज और विलेज यहाँ पे उसकी चपेट में आ रहे हैं, इसलिए कई सारे लोगों को पहले यहाँ पे सफरिंग हो रही है और कई सारे लोग इस वॉर की वजह से तड़प रहे हैं। तो जुनिया को यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और पे जुनिया जैसे यहाँ पे ग्रीन फॉक्स किंग के बारे में सोचता है तो वो मन के अंदर सोचता है कि बीस्ट टाइड अब शुरू हो रही है और ग्रीन फॉक्स किंग ईस्टर्न रीजन के ऊपर अब अटैक कर रहा है। और जुनिया को ये लगता है कि वो काफी लंबे टाइम तक यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था, इसीलिए समय काफी ज्यादा आगे हो चुका है और वो फ्यूचर में आ चुका है, जहाँ पे ग्रीन फॉक्स किंग दोबारा यहाँ पे बिहान हाई सिटी के ऊपर हमला कर रहा है। साले उल्टा हुआ है, मतलब इसने हिस्ट्री नहीं सुनी, हम लोगों ने सुनी और हमें सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन इसने नहीं सुनी। वहीं पे साउथ जुनिया से कहते हैं कि चिंता ना करो, रीजन मास्टर ने यहाँ पे अपनी रिइंफोर्समेंट को भेज दिया है, यानी कि ईस्टर्न फ्लेम रीजन का मास्टर जो है। तो जुनिया इन लोगों को सच्चाई का पर्दा दिखाते हुए कहता है अगर वो हरामी अगर ये सब कुछ चाहता तो वो कब का यहाँ पे रिइंफोर्समेंट भेज चुका होता, वो तुम लोगों की मदद नहीं करना चाहता और ना ही तुम्हें बचाना चाहता है। इसके बाद ये लोग जुनिया को अपने विलेज पे ले आते हैं, जहाँ पे सभी लोग पूछते हैं कि ये नया बालक कौन है भाई, इसके कपड़े देख के तो ये लगता है कि यहाँ पे अक्सर नहीं आता है, ये कोई भी रैंडम बंदा ना उठा के लेके आया करो यार, साली ये गली के भिखारी होते हैं, इन्हें खाने को दो तो ये सर पे चढ़ के मुतते हैं। फिर कुछ लोग आगे से कहते हैं ये दिखने में तो मुझे मछुआरा बिल्कुल भी नहीं लगता, ये पक्का कहीं से आया होगा किसी इनर पार्ट से। हालांकि किंग टैंग उन लोगों से कहता है कि ये घायल है, हमें इसकी चोटों का इलाज करना चाहिए। तो वो लोग भी वही सवाल पूछते हैं जो एक नॉर्मल बंदा पूछेगा कि हरामी का नाम क्या है ये बताओ पहले। इस पे किंग टैंग यहाँ पे आगे से जुनिया का नामकरण कर देता है और वो होता है बियान हाई। वह जुनिया जैसे ये नाम सुनता है तो वो आगे से कहता है कुछ तो गड़बड़ है रे दादा, कुछ तो गड़बड़ है। इस पे सभी लोग आगे से कहते हैं ओ ऐसी बात है क्या, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। और वो लोग जुनिया को आराम करने के लिए अपना एक कमरा दे देते हैं। वह जुनिया अपने मन के अंदर सोचता है गरीब सालो, अमीर हूँ मैं, तुमसे ज्यादा खर्चा पानी है मेरे पास। वह जुनिया साउजिन से पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे बिहान हाई क्यों बुलाया, जिसपे वो आगे से कहते हैं कि तेरे को किनारे से उठा के लेके आए हैं भाई, और तूने नाम बताया अपने एक भी बार, बताया कि तू कहाँ पे रहता है। अब तुम अपना नाम बताओगे नहीं, हम ये थोड़ी नहीं सकते, तुम्हारा नाम बेनाम है, कुछ तो रखना ही पड़ेगा ना। तो हम लोगों ने बिहान हाई रख दिया। जिन्होंने नाम को गोली मारता है और वो यहाँ पे किंग टैंग से पूछता है कि ग्रीन फॉक्स किंग ने यहाँ पे ईस्टर्न फ्लेम रीजन के ऊपर पहले भी अटैक किया है क्या। इस पे किंग टैंग आगे से कहता है ऐसा लगता है कि तुमने पानी के अंदर जो नमक था उसके नशे किए हैं, सच सच बताना, झूठ ना बोलना, हम भी करते हैं। और वो जुनिया से कहता है कि वो पहली बार यहाँ पे एक किंग बना है साउथर्न सी का, वो काफी ज्यादा समझदार है और एम्बिशियस है, काफी बड़े इरादे हैं और वो सभी ह्यूमंस के ऊपर यहाँ पे रूल करना चाहता है। और ये उसका पहला अटैक है जो वो हमारे ऊपर करने वाला है, इससे पहले उसने कभी भी अटैक नहीं किया। और किंग टैंग आगे से ये कहता है कि बढ़िया यही होता कि मैं भी कभी कल्टीवेट कर लिया होता तो मैं कम से कम यहाँ पे उसे रोक पाता। इसके बाद लोग जुनिया को एक रहने के लिए कमरा देते हैं और साउजिन जुनिया से कहते हैं कि हम लोग अगले ही रूम में, तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो फिर हमसे बता देना। जिस पे जुनिया जमीन पे ही लेट जाता है और आगे से कहता है कि मैं साला पास्ट में आ चुका हूँ, बियान हाई के 10,000 साल पीछे पास्ट में, और किस्मत तो देखो मेरा नाम ही बियान हाई है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है और अभी तक इसके आगे का एक भी चैप्टर नहीं आया है, जिसको तुम एक तरीके से यहाँ पे फर्स्ट सीजन का एंड ही मानो। और मैं जरा राव चेक करके आया कि इसमें कितने महीने हो चुके हैं अभी तक चैप्टर अपडेट हुए, तो इसके भाई हो चुके हैं करीब 6 या 7 महीने और ऑथर ने अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया है, शायद से वो निंद्रावस्था में है अभी भी। देखते हैं अगर ऑथर कभी अंडरटेकर की तरह दोबारा जागता और इसके आगे के चैप्टर बनाता है तो फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे हमारा क्या जा रहा है, हमें तो पैसों से मतलब है सिर्फ। तो इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे ही एंड होती है क्योंकि नेक्स्ट सीजन की कोई भी अपडेट नहीं है। बाय बाय, सायोनारा।